गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पूरा बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जस्ट स्टार्ट किया था कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से होती है। भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है, उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। फिर हमने अलग अलग रीजन देखे थे कि भाई किस किस रीजन की वजह से ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी क्यों है, ये सब के हमने रीजन देखे थे। समझ में आ गया? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे इस चैप्टर को, आज हम फिनिश करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि भाई स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप याद है ना? सिंपल सी बात बताओ, छोटा सा एरिया स्पीसीज कम मिलेगी, और बड़ा एरिया में जाएंगे और ज्यादा स्पीसीज मिलेगी। क्लियर है? तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे मान लो मैं इतने से कमरे को एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं इतने से रीजन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो इस रीजन में मुझे स्पीसीज का नंबर ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। अब आप मुझे बताना, मैं एरिया और एक्सप्लोर करूं, सपोज करो इस पूरी बिल्डिंग को ले लूं, तो आप मुझे बताओ, उसमें आप मुझे बताओ, हो सकता है कोई बिल्ली वल्ली बैठी हो कहीं, समझ में आ गया, कॉकरोच वॉकरोच घूम रहे हो, ठीक है, कुछ चूहे वूहे घूम रहे हो, तो स्पीसीज का नंबर बढ़ सकता है ना? तो जैसे जैसे आप मुझे बताना, हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे, स्पीसीज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे एरिया को हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। बस इसी को क्या बोला गया? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसी को क्या बोला गया? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। समझ में आ गया? जैसे देखो, ड्यूरिंग हिज पायनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। यहां पर याद रखना, ये जर्मन वर्ड को सर्कल करना। एनसीईआरटी कभी कभी नीट वाले पगला जाते हैं और ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। जैसे एक बार उन्हें पूछ लिया थी पनेट कौन सी कंट्री का है। समझ में आ गया? फालतू का क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा था उस क्वेश्चन को। क्लियर है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। और ये वॉन हेम्बोल्ट के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए इस चैप्टर में, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ऑब्जर्व दैट विद इन द रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे सिंपल सी क्या बात कर रहा है कि यदि मान लो इतना सा एरिया है, तो स्पीसीज का नंबर यहां पर क्या होगा? आप मुझे बताओ, कम होगा ना? लेकिन यदि इसी एरिया को यदि हम बढ़ा दें, तो स्पीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना? बस यही चीज को कौन बोल रहा है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। बट ओनली अप टू अ लिमिट। बट इसकी एक लिमिट है। बट इसकी क्या है? लिमिट है। तो आप मुझे बताना जरा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आप मुझे बताओ क्या बढ़ता जाएगा? स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? In fact, the relationship between species richness and area for wide variety of taxa, angiosperm plant, bats, freshwater fishes turn out to be rectangular hyperbola. अब एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्या? ये जो अभी यहां पर बना होगा, चलो मैं आपको पहले बता देता हूं। ये रिलेशनशिप यहां पर एक शायद गोल हो गई है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो जरा। आप मुझे बताओ जरा, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये इतना सा एरिया था, ठीक है, मान लो इतना सा एरिया था, ये मान लो मैंने बना दिया ये एक इतना बड़ा एरिया है। चलो इनको अच्छे से बना लेते हैं। मान लो इतना बड़ा एरिया था, दूसरी तरफ आप मुझे बताना ये इतना बड़ा एरिया था, और तीसरी तरफ आप मुझे बताना जरा ये इतना बड़ा एरिया था। तो यहां पर आप मुझे बताओ, स्पीसीज का नंबर यदि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्पीसीज नंबर। तो स्पीसीज का जो नंबर है, सपोज करो यहां पर 10 है, तो यहां पर आप मुझे बताओ 100 हो सकता है ना? और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर 1000 हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसका मतलब आप मुझे बताना, स्पीसीज का जो नंबर है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं स्पीसीज का नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? बट अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम लगा देते हैं z, इसके पावर में क्या लगा देते हैं? z। z रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। समझ में आ गया कि इसका मतलब ये वैल्यू जो है हर एरिया के लिए वेरी करती है। देखो, यदि मैं सीधे बना दूं कि स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मतलब जहां जहां हम इस एरिया बढ़ाते जाएंगे, वहां वहां स्पीसीज पैरेलल वे में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, है ना? लेकिन हमने क्या बना दिया? z लगा दिया। z बता रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्या रिग्रेशन है, कि मतलब इस एरिया में किस रेशियो में वो बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोल देते हैं इसको? रिग्रेशन कोफिशिएंट।
और आप मुझे बताओ कभी भी ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यदि रिलेशन होता है तो आप मुझे बताओ जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना। मान लो यहां पर मैं बना देता हूं स्पीसीज का नंबर बना देता हूं और यहां पर मान लो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया ए, यहां पर मैंने क्या बना दिया एस। तो अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। और ये ग्राफ ये कौन सा शेप का ग्राफ कहलाता है, पैराबोला। बट एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। समझ में आ गया क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। समझ में आ गया। एनसीईआरटी यदि इसको ये भी लिख देती ना कि ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको यही बोलना पड़ता, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पता नहीं कौन लिख देता है इसको। अगली बार एनसीईआरटी हो तो थोड़े पढ़े लिखे लोगों को इंक्लूड किया जाए। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रहेगा। अब मुझे बताओ ये z समझ में आ गया। z का मतलब क्या हो जाएगा, z क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। फिर से समझो, आप मुझे बताओ यदि मैं s को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के कर दूं तो जिस रेशियो में s एरिया बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्पीसीज भी बढ़ेगी ना। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर हर एरिया के लिए ऐसा नहीं होता। हर एरिया का z वेरी करता है। मतलब हर एरिया में, जैसे मान लो हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज का नंबर उसी रेशियो में बढ़ेगा या रेशियो कम रहेगा, कम रहेगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, यदि मान लो यदि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप मुझे बताना जरा, हम एरिया थोड़ा सा बढ़ाएंगे और स्पीसीज का नंबर बहुत बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब ये जो z है वहां पर ज्यादा होगा और डेजर्ट में जो z होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये आपको समझ में आ गया z क्या है, z क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इसका एल्गोरिदम ले लो। तो आप मुझे बताओ उसका यदि लॉग ले लोगे, कौन सी इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का यदि आप लॉग ले लोगे, s इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर z। बताओ जरा, ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं। चलो इसको ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, a रेज टू दी पावर z। क्लियर है। तो यहां पर आप मुझे बताना ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी इक्वेशन। अरे इतना तो आता है ना, स्ट्रेट लाइन। नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लो। अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो इक्वेशन है मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन की हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना जरा, यदि log s और log a के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। log s और यदि log a के बीच में बना दूं तो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ग्राफ कहां गया भाई, ये है, इतने पीछे डला हुआ है, ये बना दिया मैंने। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, एस से क्या हो जाएगा, स्पीसीज रिचनेस। ये देखो जरा एस, और जब आप उसको हटाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। चलो, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। और ये ग्राफ आप मुझे बताओ, एस और ए के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बताओ जरा ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हर साल एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, अभी तक उनको ये नहीं दिखा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप मुझे बताओ जरा, ये यदि हम ऐसा करेंगे तो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब मैं आपको दो ग्राफ बना के बता रहा हूं, आप बताओगे कौन सा ग्राफ किस एरिया का होना चाहिए। एक बनाया मैंने ये, दूसरा बनाया मैंने ये ए है और ये बी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी किसका है। बहुत बढ़िया, ए ट्रॉपिकल का हो सकता है, बी किसका हो सकता है, डेजर्ट का। तो ये आपसे बन जाएगा। तो यदि किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। अरे बन जाएगा। अब आ जाओ,
इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। किसके बीच में होती है इसकी वैल्यू? 0.1 से 0.2 तक, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द और द रीजन, वेदर इट इज द प्लांट इन द ब्रिटेन, bird in the California or mollusk in the New York state, the slope of the regression lines are amazingly similar. But if you analyze the species area relationship among very large area like entire continent, तो देखो entire continent की यदि हम बात करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। कैसे याद रखोगे आप? देखो कितना सिंपल है। आप मुझे बताओ, ब्रिटेन छोटा सा है, कैलिफोर्निया छोटा सा है, ठीक है, कैलिफोर्निया बहुत बड़ा है, कैलिफोर्निया छोटा सा है, आप मुझे बताओ न्यूयॉर्क छोटा सा है मान लो, तो इनके कंपेयर में इसके बताना जरा, कॉन्टिनेंट के कंपेयर में तो छोटा ही सा है ना, तो यदि ये छोटा सा होगा तो z की वैल्यू भी कैसे आएगी? छोटी सी। और कॉन्टिनेंट बड़ा सा है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? बड़ी सी। याद रहेगा? कितना सिंपल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा जल्दी से, यहां पर आप मुझे बताना, यदि मैं बोलूं स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया में भी वो क्या बोल रहे हैं समझो जरा। स्मॉल एरिया में एग्जाम्पल किसका बोल रहे हैं? ब्रिटेन। क्लियर है? उसके बाद आप मुझे बताओ कैलिफोर्निया, उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना, ये जो एरिया यहां पर है, ये एरिया का जो z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? स्मॉल एरिया है तो z की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल। z की वैल्यू भी क्या होगी? स्मॉल। लेकिन यदि हम लार्ज एरिया की बात करें, किसकी बात करें? लार्ज एरिया की बात करें, समझ में आ गया? मान लो किसकी बात करें? इंटायर कॉन्टिनेंट। किसकी बात करें? इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करें, तो आप मुझे बताना इसकी वैल्यू भी बड़ी आना चाहिए, 0.6 से लेके 1.2 तक। तो कंपेयर करके तो याद कर सकते हो ना, छोटा सा एरिया है तो छोटी सी वैल्यू, बड़ा सा एरिया है तो बड़ी सी वैल्यू, याद रहेगा? ये देखो जरा, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ लाइन टू बी मच स्टीपर, z वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ स्लोप कैसा हो जाएगा? ज्यादा स्टीपर। कहां गई लाइन? मैंने आपको अभी बना के बताया था ना, स्टीपर का मतलब ऊपर की तरफ ऐसा है, नीचे की तरफ ऐसा, ऊपर की तरफ ऐसा। समझ में आ गया? तो मोर स्टीपर यदि रहेगा तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। समझ में आ गया? वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस, ये वर्ड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? फ्रूगीवोरस। क्लियर है? फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट खाने वाली बर्ड। एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। उसी के उसमें आ रहा है ना 1 पॉइंट, देखो इसके कंपेयर में। क्लियर है? तो याद रखना अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट का जो रिलेशन है, जो इसका ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। बन जाएगा सभी को? आज घर जाके जितना पढ़ा है उसको पढ़ना जरूर बहुत अच्छे से। अभी मत बैग बंद करने लगो, अभी टाइम बाकी है। समझ में आ गया? बोला घर जाके पढ़ना है तो दिमाग में आ गया, हो गया क्या टाइम? पढ़ने लिखने का मन लगता ही नहीं है तुम्हारा। आ जाओ, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अब क्या इंपॉर्टेंस होता है? सबसे पहला आप मुझे बताओ, एक एरिया ऐसा है जहां पर प्लांट स्पीसीज का नंबर है कम, ठीक है, दूसरा एरिया ऐसा है जहां पर प्लांट स्पीसीज का नंबर क्या है? ज्यादा। तो आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी कहां पर ज्यादा होगी? जहां पर प्लांट स्पीसीज का नंबर क्या है? ज्यादा। मतलब जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम? आप मुझे बताना, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? अब आप मुझे बताना, एक एरिया है, एक एरिया है, उस एरिया में बहुत कम नंबर ऑफ स्पीसीज है। समझ में आ गया? और दूसरा एरिया है उसमें बहुत सारी स्पीसीज है, तो कौन सा एरिया स्टेबल होगा? लगा दिया दिमाग? ज्यादा, इसीलिए पूछा था। अब समझो जरा, एक बात बहुत अच्छे से समझो। मान लो एक एरिया में 4 स्पीसीज हैं टोटल, और मान लो वहां पर कोई चेंज आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, और दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, मान लो जहां पर 4 करोड़ स्पीसीज हैं, वहां पर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई फर्क किस में नहीं पड़ेगा? सीधा सा एग्जांपल देखो, अभी आप मुझे बताना जरा, इंडिया की बात करो और मान लो न्यूजीलैंड की बात करो। सिंपल सा एग्जांपल ले लेना, कोविड का टाइम देख लो। आप मुझे बताना जरा,
जितने न्यूजीलैंड में टोटल मरे होंगे ना, उतने तो इंडिया में पर डे की डेथ होती थी। समझ में आ गया? लेकिन आप मुझे बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन में जरा सा फर्क आया? आप मुझे बताओ, स्टेबल ज्यादा कौन हुआ है, इंडिया हुआ या न्यूजीलैंड हुआ? तो जहां पर एक चीज याद रखना, जब भी आपको स्टेबिलिटी और ये सब बायोडाइवर्सिटी आ जाए, अपने देश के बारे में सोचना। समझ में आ गया? जैसे इंडिया के बारे में सोचोगे, आप मुझे बताओ जरा, इंडिया देखो, सबसे एंशियंट जितनी भी सिविलाइजेशन है सब खत्म हो गई। समझ में आ गया? चाहे वो यूनान बोल दो, चाहे वो कोई भी बोल दो, आप समझ में आ गया, इजिप्ट बोल दो, जितनी भी आप बोल दो, रोमन आप एम्पायर बोल दो, चाहे मंगोलियन एम्पायर बोल दो, जितने बड़े बड़े एम्पायर हुए सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन इंडिया खत्म नहीं हुआ। उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडियन लोगों ने बच्चे पैदा करने में कभी पीछे नहीं रहे। समझ में आ गया? तो जो इंडिया में डाइवर्सिटी रही है ना, वो बहुत हाई रही है। समझ में आ गया? तो उस डाइवर्सिटी की वजह से कितने भी अटैक हुए हैं, इंडिया ने उसको सरवाइव कर लिया है। समझ में आ गया? और इंडियंस लोग कैसे रहे? हद आलसी, किसी के ऊपर अटैक करना नहीं है, आराम से पड़े हुए, कोई टेंशन की बात नहीं। इंडिया ने अपनी लाइफ में, मतलब अपने इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में केवल एक बार अटैक किया था बस, सबसे पहली बार 1962 में, जब हार गए थे चाइना से। समझ में आ गया? बिना प्रिपरेशन के, बिना उसके, सीधे ओवर स्मार्टनेस ने इंडिया ने पहले अटैक किया था चाइना के ऊपर, और इंडिया हार गया था। समझ में आ गया? मतलब हारा तो नहीं था, वो तो फिर स्ट्रैटेजिकल फेलियर था, हारा नहीं था, लेकिन कई सारा लैंड एरिया जो है वो चला गया था। तो ये पूरा आपको समझ में आया? तो आप मुझे बताना जरा कि बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आप मुझे बताओ, अब जब स्टेबिलिटी होगी तो कौन सा इंवायरमेंट ज्यादा रेजिस्ट करेगा? जो आप मुझे बताओ स्टेबल है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, या जो अनस्टेबल है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा? जो स्टेबल है। तो इसका मतलब रेजिलियंस भी, किसी भी चीज के लिए रेजिलियंस और रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कम है? जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। अरे सिंपल से आप मुझे बात बताओ, इंडिया में अभी मान लो कोविड ही आया था, कोविड का एग्जांपल ले लो, तो आप मुझे बताओ जरा, कोविड के अगेंस्ट लोगों ने बहुत रेजिस्टेंस शो किया। समझ में आ गया? किया कि नहीं किया? बाकी जगह तो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, कई तो साइकोसिस उसमें भी चले गए थे। लेकिन आप मुझे बताओ, इंडिया में काफी फिर भी रेजिस्टेंस था उसके अगेंस्ट में, आराम से घूमा करते थे, आए दिन आपने देखा होगा डंडे खाते हुए। समझ में आ गया? उस समय लॉकडाउन में खूब आपने मजे लिए डंडे खाते हुए। समझ में आ गया? देखा है कि नहीं देखा? आधे से ज्यादा लोग तो इसी से टिकटॉक पे स्टार बन गए, डंडे खाते हुए। समझ में आ गया? पुलिस वालों ने 4 डंडे मारे, ये देखो। समझ में आ गया? और उसमें स्टार बन गए, क्योंकि उस समय सारी दुनिया फोकट थी, कुछ भी डालो वो देखते ही थे लोग। समझ में आया? चलो, तो आ गया समझ में? अब आ जाओ, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? बिल्कुल। दिस इज द इक्वेशन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव द डेफिनेट आंसर. For many decades, ecologists believe that community with more species generally tend to be more stable than those with less species. इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। मैंने आपको बता दिया, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, याद रहेगा? तो ये आप मुझे बताओ, यदि बायोडाइवर्सिटी को हटा देंगे तो क्या क्या चीज कम हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और समझ में आ गया? तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस भी आपको बन जाएगा इसी से। ये चैप्टर, ये वाला जो पार्ट अभी स्टार्ट हुआ ना, बहुत इजी पार्ट है। समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी कैलेमिटीज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अब बायोडाइवर्सिटी को कम कर दो, तो प्रोडक्टिविटी, तो स्टेबिलिटी, तो आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब मुझे बताना, एक आइलैंड इकोसिस्टम है। कौन सा इकोसिस्टम है? आइलैंड इकोसिस्टम है, और एक बड़ा सा कंट्री है। तो मुझे बताना जरा, किस जगह पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी? आइलैंड पर या बड़ी कॉन्टिनेंट पर? आइलैंड पर। तो जब आइलैंड पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो वहां की प्रोडक्टिविटी भी, उसकी स्टेबिलिटी भी, उसमें रेजिस्टेंस भी। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अब यदि बायोडाइवर्सिटी को कम कर दिया जाए तो ये तीनों चीजें कम हो जाएंगी। अब एक तरफ है एक आइलैंड इकोसिस्टम,
और दूसरी तरफ है कॉन्टिनेंट, तो बायोडाइवर्सिटी कहां पर कम होगी? आइलैंड पे। तो आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी कहां कम होगी? रेजिस्टेंस कहां कम होगा? आइलैंड पर। सभी को समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताना, यदि कोई हम एक्सोटिक स्पीसीज डाल दे, एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब बाहर से लाई हुई कोई स्पीसीज को डाल दे, तो मुझे बताओ कहां पर ज्यादा फर्क पड़ेगा? आइलैंड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा या फिर कॉन्टिनेंट पे फर्क ज्यादा पड़ेगा? आइलैंड पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, आइलैंड पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, उस आइलैंड में मान लो 4 लेक है और आराम से वहां पर मान लो छोटी छोटी जो फिशेस थी वो बढ़िया आराम से घुमा करती थी। अब हमने क्या किया? बड़ी बड़ी शार्क लाके डाल दी। अब आप मुझे बताओ कुछ टाइम बाद जो छोटी छोटी फिश है वो उनका नंबर बहुत कम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाएंगी। बचा पाएंगी कि नहीं बचा पाएंगी? बताओ जरा जल्दी से। तो इसका मतलब ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे जो स्पीसीज हैं वो थ्रेटेंड कंडीशन में होंगी कि नहीं होंगी? इसीलिए आइलैंड हार्बर्स द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज। आइलैंड में मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर आप मुझे बताना, हम ऐसे लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। आप मुझे बताओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और आप मुझे बताओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिलियंस भी बोल देते हैं। चलो अब यहां पर मैं बना देता हूं, एक मैं बना देता हूं आइलैंड इकोसिस्टम। ये मैं बना देता हूं, एक आइलैंड बना दिया। एक छोटा सा मैंने क्या बना दिया? दिस इज आइलैंड। ये क्या बना दिया मैंने? एक आइलैंड बना दिया। और दूसरी तरफ मैंने क्या बना दिया? एक बड़ा सा एरिया बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए, ये क्या है? आइलैंड। और यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? मान लो बिग एरिया, कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, कॉन्टिनेंट है कोई। तो बताओ बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा होगी? बायोडाइवर्सिटी यहां पर आप मुझे बताना, इस जगह पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होगी या ज्यादा? आप मुझे बताना यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी यहां पर क्या होगी? ज्यादा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ यहां पर प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? आप मुझे बताओ जरा। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। यहां पर आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। यहां पर आप मुझे बताना रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा या कम? कम। तो यहां पर आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस का मतलब, तो अब आप मुझे बताओ जरा कहां पर एक्सोटिक स्पीसीज का ज्यादा फर्क पड़ेगा? आइलैंड इज मोर वुलनरेबल फॉर एक्सोटिक स्पीसीज और कॉन्टिनेंट? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आइलैंड इज मोर वल्नरेबल फॉर एक्सोटिक स्पीसीज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। बन जाएगा सभी को? चलो अब आगे आ जाओ। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। बन जाएगा अब आपसे, सब मैंने आपको समझा दिया। स्टेबल कम्युनिटी जो है, देखो एनसीईआरटी सीधे सीधे नहीं लिखता कि सीधे सीधे लिख दे कि भाई बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्या लिखेगा? स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, मतलब अननेसेसरी उसको क्या करना? स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट करना। प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। समझ में आ गया? ये कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस और रेजिलियंट होना चाहिए। क्लियर हो गया? किसके लिए? डिस्टर्बेंस के लिए। और डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है। एंड इट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। किससे होना चाहिए? एलियन स्पीसीज से। एलियन स्पीसीज क्या कहलाती है? एलियंस का मतलब नहीं वो आ जाते हैं कि वो जादू आ गया, समझ में आ गया, उसका कोई मिल गया का जादू आ गया। एलियन स्पीसीज का मतलब होता है जो बाहर से आए। समझ में आ गया? जो भी बाहर से आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे? एलियन स्पीसीज। we don't know how these attributes are linked to species richness in the community.
बट डेविड टिलमैन, एक और साइंटिस्ट आ गया, डेविड टिलमैन, David Tillman long-term ecosystem experiment using outdoor plots provided some tentative answers. समझना जरा. Tillman found that plots with more species shows less year-to-year variation in the total biomass. उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. जहां पर आप मुझे बताना स्पीसीज का नंबर ज्यादा है वहां पर बायोमास वेरिएशन, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. प्रोडक्टिविटी स्टेबल होगी, कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी. तो आप मुझे बताना जरा, यदि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है तो आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होगी? स्टेबल. प्रोडक्टिविटी वेरिएशन लेस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल दे प्रोडक्टिविटी क्या होगी? स्टेबल. और क्या बोलेंगे? लेस वेरिएशन. लेस वेरिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर. ईयर टू ईयर बन जाएगा. He also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. बता दिया मैंने आपको. We may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem. We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race of this planet. कैसे? आप मुझे बताओ. हर एक चीज, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने सारे इंसेक्ट मार दिए, हमने बोला इंसेक्ट खराब है, 70% एरिया कवर कर रखा है, सारे इंसेक्ट को मार दो. तो इंसेक्ट को मार देंगे तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? और जब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या आप मुझे बताओ ह्यूमन रेस सर्वाइवल पॉसिबल रहेगा? नहीं रहेगा. तो इसीलिए आप मुझे बताओ स्पीसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आगे आ जाओ. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, डस इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट? भाई बिल्कुल हो सकती है. वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉरएवर? How is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on the earth? अब जरा इन सबका मतलब समझना. इसके लिए एक बहुत सिंपल सा आप समझना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. क्या मतलब होता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? आप इसको ऐसे समझना, अभी आप पाठशाला पढ़ने आते हो. क्या आते हो? आप पाठशाला पढ़ने आते हो. रोज आप क्या करो? रोज एक एक स्क्रू निकाल के ले जाओ. समझ में आ गया? क्या करो? रोज एक एक टेबल का स्क्रू निकाल के ले जाओ. आज एक स्क्रू निकाला, कोई फर्क पड़ेगा? निकालना नहीं. बोले सर ने बोला था एक्सपेरिमेंट करना है, करना नहीं. ऐसा समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, मान लो आप क्या करो कि एक एक स्क्रू को निकालने लगो. एक बेंच का आपने एक स्क्रू निकाल लिया, ठीक है, आज ले गए. अगले दिन आए, दूसरे बेंच का स्क्रू निकाल ले गए. तीसरे दिन आए, तीसरे बेंच का स्क्रू निकाल ले गए. हो सकता है 10-15 दिन बाद जब आप उस बेंच पे बैठोगे वो टूट जाएगी. लेकिन जब पहले दिन आपने उसको निकाला था तो क्या वो टूटी थी? नहीं टूटी थी. समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. रिवेट का मतलब है स्पीसीज और पॉपर का मतलब निकाल दिया. तो आप मुझे बताओ जरा, रिवेट क्या हो जाएगा? यहां पर वो स्क्रू हो जाएगा. रिवेट, आप मुझे बताओ, रिवेट स्क्रू जैसा क्या हो गया? स्पीसीज. क्या हो गया? स्पीसीज. तो अब आप मुझे बताना, जैसे इसको एरोप्लेन से समझो. किससे समझो? एरोप्लेन से. अब मान लो देखो, साइंटिस्ट है ना, एरोप्लेन यूज करेगा. अब आप मुझे बताओ जरा, एरोप्लेन से आप जाओ और एरोप्लेन में जैसे वो सामने ऐसे खोल के जिसपे खाने वाने के लिए दे देते हैं, ठीक है. तो अब आप मुझे बताओ जरा, उसमें आप क्या करो? मान लो उसका एक स्क्रू निकाल लो, छोटा सा स्क्रू निकाल लो. क्या उससे आप मुझे बताओ वो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा क्या? लेकिन आप मुझे बताओ जरा, जब भी आप जाओ, मान लो कोई पर्सन है जिसको क्लैप्टोमेनिया वगैरह है. समझ में आ गया? चोरी करने की आदत है, ठीक है. होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चोरी करने की आदत रहती है, अपने आप उनको पता नहीं चलता बट उनको आदत पड़ जाती है, ठीक है. उनको पता ही नहीं चलता, गए और उनकी आदत पड़ी हुई है. इस तरीके के लोग भी होते हैं. अभी आगे आओ, साइकोलॉजी पढ़ो, बड़े मजेदार केसेस आते हैं. तो अब क्या होगा कि वो एक एक निकाल के लेता जाता जा रहा है. तो क्या उसके इमीडिएटली उसकी वजह से क्या एरोप्लेन क्रैश होगा? नहीं. लेकिन आप मुझे बताना जरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी आदत बनी हुई है. अब जब वो सारे स्क्रू निकाल लेगा तो एरोप्लेन तो क्रैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. चलो ये तो ये हो गया. अब दूसरी तरफ मान लो कोई समझदार चोर है, उसने क्या किया? एक ही स्क्रू निकाला लेकिन उसने विंग्स का स्क्रू निकाल लिया. बताओ जरा.
तो ऐसे केस में आप मुझे बताना वो एरोप्लेन बचेगा या उसी समय चला जाएगा? चला जाएगा। तो अब आप मुझे बताना, देखो स्क्रू तो निकाला, लेकिन एक जगह पे नॉर्मल स्क्रू निकाल लिया और एक जगह पे कहां का निकाल लिया? विंग्स का निकाल लिया। तो जब विंग्स का निकाल लेंगे तो इकोसिस्टम को डैमेज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो विंग्स के रिवेट होते हैं इनको हम बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। क्या बोलते हैं इनको? की स्टोन स्पीसीज। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं हम इसको? की स्टोन स्पीसीज। और की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? अब आप मुझे बताओ कि एक एरोप्लेन में, बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बहुत साल हो गए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। पहले ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक हुआ करता था एग्जामिनर का। तो अब आप समझना कि विंग्स में स्क्रू ज्यादा होते हैं या एरोप्लेन के बाकी पार्ट में स्क्रू ज्यादा होते हैं? भाई बाकी पार्ट कितना बड़ा है? एरोप्लेन तो इतना बड़ा है। आप मुझे बताओ जरा, विंग्स तो बस, जैसे आप मुझे इस तरीके से बताओ, सब छोड़ो, आप मुझे बताओ मेरे दोनों हाथ हैं ऐसे, मान लो ये हाथ मैंने बना दिए, इनमें हड्डियां ज्यादा है या पूरी बॉडी में हड्डियां ज्यादा है? पूरी बॉडी में हड्डियां ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर हो गए, ये क्या हो गए? विंग्स हो गए। और विंग्स के जो स्क्रू हैं उनको हम क्या बोलेंगे? की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज का नंबर ज्यादा होता है या कम होता है? की स्टोन स्पीसीज का नंबर क्या होता है? कम। लेकिन इनका फंक्शनल रोल ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है की स्टोन स्पीसीज, लगातार क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो की स्टोन स्पीसीज का मतलब होता है जिनका नंबर कम होता है बट जिनका फंक्शनल रोल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? और जिनके निकालने से इकोसिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो की स्टोन स्पीसीज समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नाइव क्वेश्चन, वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनोलॉजी, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय द स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट पॉल एलरिच। किसने दिया था? पॉल एलरिच। देखो स्टैनफोर्ड में पढ़ता था, स्टैनफोर्ड में पढ़ेगा तो ऐसे ही रिवेट पॉपर का ही हाइपोथेसिस देगा। अब सपोज करो, मान लो भोपाल में पढ़ रहा होता, सपोज करो भोपाल में पढ़ रहा होता तो क्या एग्जाम्पल देता? अमा चच्चा आपने तो वहां पर जो है ना, वो पुराने भोपाल में जो वो एक अपना खंबा बना हुआ है ना, उस खंबा का एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल देता। तो आप मुझे बताओ, लेकिन स्टैनफोर्ड में पढ़ता था तो स्टैनफोर्ड में पढ़ेगा तो एग्जाम्पल किसके देगा? एरोप्लेन के। समझ में आ गया? किसके एग्जाम्पल देगा? एरोप्लेन के एग्जाम्पल देगा। सभी को समझ में आ गया? वो पीछे से बोल रही है नहीं सर मैं तो बैलगाड़ी का एग्जाम्पल दे दूंगी, है ना? क्यों भोपाल? चलो सर, in an aeroplane ecosystem all parts are joined together using thousands of rivets. rivets का मतलब क्या होता है बेटा? स्पीसीज। यहां पर rivets क्या है? स्पीसीज। if every passenger traveling in the in it start popping a rivet to take home causing a species to become extinct. अरे सब छोड़ो, अब मैं आपको बताऊं, जो लोग राजधानी एक्सप्रेस में इसमें भी ट्रेवल करते हैं, बड़ी बड़ी तेजस एक्सप्रेस चलती है, उसमें आप ये सोचो उनकी टिकट फ्लाइट के बराबर रहती है। कितनी रहती है? फ्लाइट के बराबर रहती है। उसके बावजूद वो क्या करते हैं, जो उसमें टॉयलेट में डब्बा होता है ना, उसको तक ले जाते हैं। सपोज करो, तो अब ये आप इमेजिन करो कि जिन लोगों की, अब ये तो अपना इंडिया का इकोसिस्टम है। समझ में आ गया? राजधानी एक्सप्रेस से एक मजेदार बात याद आई। अभी मैं सूरत जा रहा था तो राजधानी एक्सप्रेस, एक पहले राजधानी एक्सप्रेस आई, तो अब आजकल राजधानी एक्सप्रेस में जो गेट होते हैं वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। तो अब दो लोग आए बढ़िया से और उसमें रखा ये, और ऐसे बैग रख दिया अंदर, बाहर खड़े होकर ऐसे फोटो खिंचा रहे। ठीक है, बढ़िया से सेल्फी लिए जा रहे, बढ़िया अच्छे से। देखो इसमें जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली वाली राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हैं। अब क्या हुआ? पीछे से सायरन बजा होगा, अलार्म बजा होगा, उन्होंने सुना नहीं, गेट हो गए बंद, उनका सामान रह गया अंदर। अब दौड़ रहे इधर से उधर चिल्ला चिल्ला के, कोई खोल दो गेट। कहां से खुलेगा गेट? समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि कभी जाओ ना तो सेल्फी लेने पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। समझ में आ गया? उसके बाद ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके ऊपर हंसा नहीं था, जितने भी स्टेशन पे खड़े हुए थे। स्टाइल मार मार के कुछ ब्लॉग बना रहे थे या पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, ब्लॉगर टाइप के थे। और स्टेशन भी कौन सा था? रतलाम, वही जब भी मैट वाला, जहां पर ट्रेन छूटती छूटती है। समझ में आ गया? और जैसे ही ऐसा हुआ तो उसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली थी, मैं उसके 15 मिनट पहले वहां पहुंच गया था। समझ में आ गया कि अब नहीं छूटनी चाहिए, तो इसलिए दूसरे की गलती से भी देख लेना चाहिए। चलो आ गया समझ में पूरा? ये रिवेट पॉपर समझ में आ गया? अब आगे देखो, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। यदि हम क्या करेंगे, यदि मान लो शुरू में उसको निकाल रहे हैं
वो फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये भी किस पे डिपेंड करेगा कि भाई स्क्रू को कहां से निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? यदि मान लो स्क्रू को सीट से निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मुझे बताओ यदि उसी स्क्रू को हम कहां से निकाल लें, विंग्स से निकाल लें, तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनिशियली, बट मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्दरमोर, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivet on the wings, इसको हम बोल देते हैं की स्पीसीज। क्या बोल देते हैं इसको? की स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन। विंडो में इसीलिए इतने समझदार होते हैं कि विंडो के ऊपर एक और कवरिंग होती है, पता चले किसी का मन पड़ गया, कोई सन्नी देओल बन गया, वो जो विंडो है सीधे डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया, बोले मैं इसको फोड़ूंगा, फोड़ दिया तो पता चले वहीं पर एरोप्लेन क्या हो गया? क्रैश हो गया। समझ में आ गया? इसीलिए क्या करते हैं, डबल डबल उसमें लगाते हैं कि एक भी यदि टूटे तो पता चल जाए। ये देखो जरा, तो ये आपको बन जाएगा एरोप्लेन में। आप मुझे बताना, रिवर्ट्स नहीं है, रिवेट्स है। कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई होगी लिखने बनाने में। रिवेट्स ऑन द विंग्स क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, रिवेट्स ऑन द विंग्स क्या हो जाएगा? की स्टोन स्पीसीज। क्या हो जाएगा? की स्टोन स्पीसीज बन जाएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्लियर है? तो देखो, अब आप मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी यदि लॉस हो जाएगी तो क्या खराब होगा? प्रोडक्टिविटी। और क्या खराब होगा? स्टेबिलिटी। और क्या डिस्टर्ब होगा? रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी यदि लॉस होगी तो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन बढ़ेगा या कम होगा? ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है उसमें चेंज आएगा। वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप ऐसे समझना, इस वर्ड का मतलब क्या है? पहले साल में मान लो वहां पर 1000 स्पीसीज थी तो प्रोडक्टिविटी 1000 थी, ठीक है? अब आप मुझे बताना, दूसरे साल में मान लो वहां पर स्पीसीज का नंबर हो गया कितना? मान लो 100 बचा, तो प्रोडक्टिविटी मान लो 200 हो गई। तो आप मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर जो वेरिएशन हुआ वो बहुत बड़ा हो गया ना? तो आप मुझे बताना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से, ये सब स्टेटमेंट है, ये सब ऑप्शन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। आप मुझे बताना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने से ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और आप मुझे बताओ, यदि बायोडाइवर्सिटी स्टेबल है तो प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होगा या बढ़ेगा? सभी को समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। अर्थ ट्रेजरी, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native bird. ट्रॉपिकल पैसिफिक कोस्ट पे जो आइलैंड है वहां पर काफी बर्ड थे, और वहां पर लोग गए और जाके वहां पर उन्होंने क्या किया? खाली बहुत सारी बर्ड को, या हंटिंग से उनको खत्म ही हो गई वो, या इतना पेस्टिसाइड डाला उसकी वजह से वो उनका नंबर कम हो गया। अब आ जाओ, द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर हो गया? डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। समझ में आ गया? कितने हो गए एक्सटिंक्ट हो गए? 784। ये तो डेटा, ये क्या हो गया? ये डेटा तो आप याद रख सकते हो ना, 784। भाई 7 के बाद आता है 8, तो कम से कम ये तो याद रख सकते हो ना। और 8 थोड़ा इसको यदि पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा 784, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स। अब एक बात बताओ, इनवर्टिब्रेट्स का एक्सटिंक्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स, रीजन क्या हो जाएगा? अरे क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है इसलिए एक्सटिंक्शन भी ज्यादा हो रहा है। अरे ऐसे समझो, आप मुझे बताना जरा कि मान लो एक एरिया है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट में 7 एनिमल्स हैं
और 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, क्या है 7 या ऐसे समझो 7 इंसेक्ट हैं और 3 वहां पर क्या है मान लो फिशेस है। अब वहां पर बॉम्ब फेंक दिया, तो आप मुझे बताना जब बॉम्ब फेंक देंगे तो मान लो 50% आप मुझे बताना जरा, मान लो मैंने बोल दिया कि 4 जो है वो इंसेक्ट मर गए और 1 जो है वो फिश मर गई। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना इनका नंबर ज्यादा था तो इनका स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है वो भी ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज का नंबर ज्यादा है तो एक्सटिंक्शन भी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? इन्वर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। क्लियर हो गया? यहां पर बस इस तरीके से इसको ध्यान रखना इन द लास्ट 500 ईयर। और आपको मालूम है इसके पीछे रीजन क्या है? मैन मेड एक्टिविटी। अब अभी इसमें कंफ्यूजन कैसे आएगा? देखो आपको कंफ्यूजन इस तरीके से आएगा कि सर अभी तो आपने बोला था बायोडाइवर्सिटी जिसकी ज्यादा होती है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो फिर यहां पर इंसेक्ट के केसेस में इनका एक्सटिंक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटी। और वो मैन मेड एक्टिविटी क्या है? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। समझ में आ गया? तो मेजर रीजन और क्या हो जाएगा? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ? इन द लास्ट 500 ईयर्स सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो। क्या हो जाएगा? डोडो, डोडो, क्वागा, थाइलिसिन, स्टेलर सी काउ एंड 3 स्पीसीज ऑफ बाली जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। क्लियर है? देखो डोडो को मॉरिशियस वालों ने खा के खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? खा खा के खत्म कर दिया डोडो को। क्वागा को हंटिंग से खत्म कर दिया। थाइलिसिन, थाइलिसिन जो होता है ना, ये तस्मानियन वुल्फ को बोलते हैं। तस्मानियन वुल्फ आपको याद आ रहा है? उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आपने मार्सुपियल पढ़ा होगा, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल का आपने पढ़ा होगा। तो थाइलेसियन इज द तस्मानियन वुल्फ। क्लियर है? ये एक्सटिंक्ट हो चुका ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ को वहां रशियन लोगों ने खा के खत्म कर दिया। समझ में आ गया? इसको भी कैसे खत्म कर दिया? खा के खत्म कर दिया। और लास्ट में बाली जावन और कैस्पियन, ये हंटिंग की वजह से खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जरा फटाफट नाम बताओ। सबसे पहले डोडो, डोडो के बाद क्वागा, क्वागा के बाद थाइलिसिन, थाइलिसिन के बाद स्टेलर सी काउ, उसके बाद बाली जावन कैस्पियन। हो गया? चलो मैं आपको सबकी इमेज दिखाता हूं, ये याद करना जरूरी है। उसमें डोडो को तो खा के खत्म कर दिया, इतना खाया मॉरिशस वालों ने। अब बस ऐसे म्यूजियम में ही ऐसे देखने मिलते हैं उसके फॉसिल्स। ये देखो, तो आइडेंटिफाई कर लोगे? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। डोडो दिखाई दे रहा है? कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये क्या है? डोडो। याद रहेगा? चलो इमेज डालता हूं फिर, जिससे आपको याद करा दूं। कहां गया सेव इमेज? इसके बाद आप मुझे बताना क्वागा। क्वागा ये देखो ऐसे जेब्रा की तरह दिखाई देता है, बट थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये भी हंटिंग की वजह से खत्म हुआ है। ये भी किसकी वजह से खत्म हुआ है? हंटिंग की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? क्वागा। अरे इसके बाद आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा? थाइलिसिन। ये भी बेचारे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है? ये इसको तस्मानियन वुल्फ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तस्मानियन वुल्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तस्मानियन वुल्फ, या फिर इसको तस्मानियन टाइगर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी लाइन होती है ना, इसीलिए इसको बोल देते हैं टाइगर। ये देखो जरा, लग रहा है नकली टाइगर, ठीक है, लेकिन इसको फिर भी क्या बोल देते हैं? थाइलेसियन टाइगर, थाइलेसियन वुल्फ। एक्चुअली में वुल्फ है, बट किसकी तरह दिख रहा है? ऊपर इसमें लाइन जो दिखाई दे रही है टाइगर की तरह, इसीलिए इसको बोल देते हैं। इसके बाद में स्टेलर सी काउ। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेलर सी काउ। ये भी खत्म कर चुके हैं। ये देखो जरा, इसको भी खा गए, इसको तक नहीं छोड़ा। ऐसी दिखती है। रशियंस ने इसको खा के खत्म कर दिया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। समझ में आ गया? इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन से खत्म हुए। क्लियर हो गया?
और एक पिजन भी है, पिजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पिजन है, वो भी एक्सटिंक्ट हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेलर सी काउ। उसके बाद में आप मुझे बताओ लास्ट क्या आ जाएगा, बाली जावन एंड कैस्पियन। इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हुए हैं, किसकी वजह से, हंटिंग की वजह से। चीता बहुत फ्रेजाइल टाइप का एनिमल होता है, समझ में आ गया। फ्रेजाइल क्यों होता है, एक तो दौड़ता तो चलो वो तेज है, लेकिन बहुत आसानी से उसकी हंटिंग हो जाती है, मतलब कमजोर होता है वो, समझ में आ गया। तो इसीलिए इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इंडिया में एक भी चीता नहीं है। क्लियर है। तो ये देखो जरा, ये दिखाई दे रहा है, ऐसे टांग दिया करते थे लोग, देखो। बाली जावन और कैस्पियन कहां गया, ये है बाली जावन और कैस्पियन। ये तीनों क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाली जावन और कैस्पियन। हंटिंग कर करके इनको मार डाला बेचारों को। तीनों की एक साथ इमेज, ये है कैस्पियन टाइगर। ये कौन सा टाइगर है, कैस्पियन। क्लियर है। दूसरा चलो बाली वाला दिखा देता हूं आपको। यहां पर टाइम केवल इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ गया, वरना सीधे आगे बढ़ जाते तो आपको, ये तो बाली आ गया। ये देखो जरा, ये मैंने आपको जो दिखाया था ना, ये बाली वाला ये बाली टाइगर है, समझ में आ गया। बाली जावन और कैस्पियन ये अलग अलग स्पीसीज थी, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस था। तो ये तीनों क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बताओ जरा जल्दी से नाम बताओ, फटाफट बताओ। सबसे पहला कौन सा था, डोडो। डोडो के बाद कौन था, क्वागा। क्वागा के बाद कौन था, थाइलेसिन। थाइलेसिन के बाद कौन था, स्टेलर सिकाउ। उसके बाद कैस्पियन। क्लियर है। इसमें एक नाम और याद रख लो, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन को भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन खा के खत्म कर दिया था। इसमें 3 स्पीसीज ऐसी है जिनको खा के खत्म किया था। और याद रखने का सिंपल सा निमोनिक्स है, डीएसपी। समझ में आ गया, डीएसपी। डीएसपी तो जानते हो ना, समझ में आ गया, डीएसपी। डी से डोडो, एस से स्टेलर सी काउ और पी से पैसेंजर पिजन। ये 3 जो एक्सटिंक्ट हुए हैं वो किसकी वजह से हुए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनको खा लिया गया, खा गए इंसान पूरा का पूरा। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। फटाफट लिखो, इनके नाम लिखो जरा जल्दी से। डोडो, क्वागा, थाइलेसन, स्टेलर सी काउ, बाली जावन, कैस्पियन और पैसेंजर पिजन। ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये स्पीसीज। डोडो, क्वागा, डोडो, क्वागा, थाइलेसिन, इसको तस्मानियन वुल्फ भी बोलते हैं। और आप मुझे बताओ जरा इसके बाद, स्टेलर सी काउ, उसके बाद में बाली जावन और कैस्पियन। ये टाइगर, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। समझ में आ गया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। इसमें से ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन कौन खत्म हुआ है, डीएसपी। समझ में आ गया, एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो बताओ जरा कौन हो जाएगा, डीएसपी। तो डीएसपी में आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा, डोडो, और कौन हो जाएगा, स्टेलर सिकाउ। ये रशियन खा गए थे इसको पूरा, पैसेंजर पिजन। हो गया, याद हो जाएगा। अब आ जाओ, shows that the extinction across texts are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction, hunting की वजह से। Adding to the, और इसका मेन रीजन क्या है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। Adding to the grim scenario of the extinction is the fact that more than
15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. समझ में आ गया? ये स्पीसीज को क्या है? थ्रेट है. इसको एक दो बार रीड कर लेना. 12 स्पीसीज बर्ड की, 23 किसकी है? मैमल की, 32 एम्फीबियंस की, 31 किसकी है? जिम्नोस्पर्म की. इनको क्या है? एक्सटिंक्शन के चांसेस है. क्लियर हो गया? एक दो बार इसको रीड कर लेना यदि आप इसको याद करना चाहते हो. बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है. क्लियर है? और चाहो तो ऐसे उसको लिख भी लेना. लिखने का मन करे तो ऐसे लिख भी लेना, ऐसे पेज में. अब आ जाओ. From a study of history of life on the earth through fossil record, we learn that the large scale of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before human appeared on the scene. अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना. ह्यूमन के आने से पहले भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं. जैसे डायनासोर की जो फॉसिल्स मिलते हैं उसके ऊपर एक लेयर मिलती है इरिडियम की. किसकी लेयर मिलती है? इरिडियम की लेयर मिलती है. और ये रिप्रेजेंट करती है, इरिडियम काफी हैवी मेटल होती है. और ये किस में प्रेजेंट होती है? मीटेरॉइड्स में प्रेजेंट होती है. तो ऐसा माना जाता है कि डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन हुआ है, जो मास एक्सटिंक्शन उस समय हुआ है, वो मीटेरॉइड्स के गिरने की वजह से हुआ है. क्योंकि ये जो इरिडियम होते हैं वो मीटेरॉइड्स में काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. काफी हैवी मेटल होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. 17.6 होती है शायद, 17.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ज्यादा होती है. मरकरी की होती है 13.6 के अराउंड. और ऑस्मियम इरिडियम याद है ना? ऑस्मियम की शायद 17.2 या 3 कुछ ऐसी होती है ना? और इरिडियम की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है. तो इस वजह से वो क्या हुए? एक्सटिंक्ट हुए. क्लियर हो गया? तो ऐसे कई सारे मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं. ऐसे कई सारे मास एक्सटिंक्शन के क्या हो चुके हैं? केसेस हो चुके हैं. सॉरी. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन? अरे समझ में आया? आ गया समझ में? और अभी जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है वो 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है. और वो किसकी कृपा से चल रहा है? ह्यूमन की वजह से. समझ में आ गया? तो इसको हम कौन सा मास एक्सटिंक्शन बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक. कौन सा मास एक्सटिंक्शन बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक. और ये एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन जो है उन पांचों से 100 से 1000 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है. समझ में आ गया? वो मास एक्सटिंक्शन होने में बिलियन ईयर्स लग गए, मिलियन ईयर्स लग गए. और ये जो एक्सटिंक्शन है ये उससे बहुत ज्यादा तेज है. समझ में आ गया? तो देखो जरा. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन. कितने मास एक्सटिंक्शन हो चुके? 5. हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन द प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स? द डिफरेंस इज इन द रेट्स. द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर. आप देखो जरा, जो करंट एक्सटिंक्शन चल रहा है, 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है जो ह्यूमंस की वजह से चल रहा है, वो 100 से 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स. एंड अवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर रेट. याद रखना, प्री ह्यूमन टाइम से 100 से 1000 टाइम ज्यादा है फॉर द फास्टर. इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स. बोला हमको क्या करना, तब तक तो हम चले जाएंगे. समझ में आ गया है ना? तो ऐसा सोच की वजह से ही बहुत ज्यादा स्पीसीज क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है. क्लियर है? अब आ जाओ. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में बी लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. आप मुझे बताओ, जिन वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, आप मुझे बताओ, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो जो चीजें बढ़ती थी वही अब क्या हो जाएंगी? कम. समझ में आ गया? प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी तो क्या कम हो जाएगी? डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी. आप मुझे बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा था तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम. समझ में आ गया? तीसरा, वाइब्रिटी वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट डिजीज एंड साइकिल. अब आप मुझे बताओ, ये जो वेरिएशन है, ईयर टू ईयर वेरिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना वहां पर. अब आगे आ जाओ. कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को आपको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है. बोलोगे कहो, CAHO. क्या हो जाएगा? कहो, CAHO. याद रहेगा? C से हो जाएगा को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? एक खत्म हुआ तो दूसरा उस पर डिपेंडेंट खत्म हो गया. समझ में आ गया? एक एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा उस पर डिपेंडेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. दूसरी तरफ आप मुझे बताना, ए से एलियन स्पीसीज इन्वेजन.
बाहर से कोई स्पीसीज आ गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई बाहर से कोई फिश आ गई, उसने वहां की स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा आप मुझे बताना, एच से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे आप मुझे बताओ, जंगल को काट के हमने फैक्ट्री बना दी, तो जो जंगल में रह रहे थे उनका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना, समझ में आ गया। दूसरी तरफ फ्रेगमेंटेशन, पहले जंगल पूरे बड़े बड़े थे, अब जंगल के बीच में से हमने रोड बना दी, तो जब हमने रोड बना दी तो उनका आप मुझे बताओ जो पूरा हैबिटेट था वो उतना ही बड़ा रह गया या टूट गया। आप ऐसे समझो ना, मान लो आपका घर है, घर के बीच में से यदि मान लो सपोज करो रोड निकल जाए, आपके घर के बीच से सड़क निकल जाए, तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फ्रेगमेंटेशन। और ओ से क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओ से क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इनको हम बोल देते हैं इविल क्वाड्रेट, क्योंकि ये चार हुए ना, क्या हो जाएंगे, इविल क्वाड्रेट, क्योंकि ये चार हुए। और इन सभी में सबसे पावरफुल कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट पावरफुल कौन सा है आप मुझे बताओ जरा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपको बन जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कोएक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस। ये मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट पोटेंट, जिसकी वजह से क्या है, स्पीसीज लॉस हुई है। कौन सा हो जाएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। The accelerated rate of species extinction the world is facing now is evil quadrate। मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, evil quadrate। कहो उसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल कौन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस बता दिया मैंने आपको, ड्राइविंग द एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा लॉस कहां पर हुआ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। once covering more than 14% of the earth's land surface, these rain forest now cover no more than 6%। समझ में आ गया, पहले यहां पर फॉरेस्ट कवर कितना था, 14%, अब कितना कवर है, 6%। they are being destroyed fast, by the time you finish reading this chapter 1000 more hectares of rain forest could have been lost। इतनी स्पीड में यहां से लॉस चल रहा है। अब आ जाओ, Amazonian रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इट सप्लाइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द प्लैनेट। क्लियर हो गया। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर बाय फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स एंड फॉर कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स। देखो जो बीफ कैटल्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है कौन सी कंट्रीज में, जैसे मैक्सिको हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहां अमेज़न में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, झाड़ों इनको काट देते हैं, वहां ग्रासलैंड बना देते हैं और वहां पर इनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इनको वहां पर रेस करते हैं और इनको वहां से फिर बाहर भेजते हैं। बट उससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। पॉल्यूशन की वजह से भी लॉस होगा। When large habits are broken up into small fragments due to various human activities, मैंने आपको बता दिया, mammals and birds requiring large territories, certain animals with migratory habitat are badly affected, leading to population decline। इसको केवल आपको रीड करना है, बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अब जैसे शेर है, शेर को बड़ा जंगल चाहिए, लेकिन आपने बीच बीच में सड़क बना दी, तो अब आप मुझे बताओ जरा, क्या वो बढ़िया से सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पता चले रोड पे आ गया, ट्रक वाले उड़ा के चले गए। होता है कि नहीं होता ऐसा, कई बार ऐसा होता है, कई बार। अब आप मुझे बताओ, जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है जंगल के बीच से, तो जो शेर है वो उसके सामने आ जाता है, उसको थोड़ी पता है कि रेलवे ट्रैक है, तो आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, वहां से उड़ जाएगा वो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज करना हो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, क्या हो जाएगा, व्हेन नीड बिकम ग्रीड, जरूरत से ज्यादा यूज करने लगे। और इसको एग्जांपल क्या था, डीएसपी। ठीक है, देखो यहां पर आ गया स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, और कौन आ जाएगा, डोडो। डोडो वहां पर दिया हुआ है, वो भी इससे ओवर एक्सप्लॉइटेशन से खत्म हुआ है। तो आप मुझे बताना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से कौन खत्म हुआ है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से एक्सटिंक्ट कौन हुए, एक्सटिंक्ट कौन हुए, आप मुझे बताओ जरा, डीएसपी। याद रहेगा कौन हो जाएंगे, डीएसपी। were to over exploitation by the human. Presently many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बॉम्बे डक, हर्पाडॉन। बॉम्बे डक जो हर्पाडॉन होती है, इसको इतना ज्यादा खाया था मुंबई वालों ने कि उसकी वो इंडेंजर्ड में पहुंच गई थी, फिर उसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। समझ में आ गया।
अब आगे आ जाओ, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब एलियन स्पीसीज इन्वेजन के लिए कौन सा आइलैंड जो है उसमें ज्यादा थ्रेट होगा, बताओ जरा जल्दी से। जो मतलब आइलैंड इकोसिस्टम है वो एलियन स्पीसीज इन्वेजन के थ्रू, या फिर कॉन्टिनेंट वाला? क्यों? क्योंकि वो कैसा है, छोटा है। क्योंकि वो कैसा है, छोटा है। तो बन जाएगा when an alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them term invasive, cause decline or extinction of indigenous species. The नील पर्च, नील पर्च इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है। नील पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, समझ में आ गया, तो इन ईस्ट अफ्रीका लीड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिट असेंबलेज ऑफ मोर देन सिचलिट फिश। एक सिचलिट फिश जो होती है, सिचलिट में दोनों की आपको फोटो दिखा देता हूं, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी नील पर्च की। नील पर्च, ये देखो जरा, नील पर्च इतनी बड़ी होती है। ये देखो बढ़िया से नील पर्च को ही लेके घूम रहा है। नील पर्च की कहां गई अच्छी सी इमेज? ये है, देखो नील पर्च दिखाई दे रहा है। इस नील पर्च को जब उसमें विक्टोरिया लेक में डाला गया तो इसकी वजह से सिचलिट फिश, कौन सी फिश? सिचलिट। सिचलिट फिश जो है वो क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। ये देखो जरा, इस तरीके से सिचलिट फिश की 200 स्पीसीज हैं, दिखाई दे रहा है? ये सिचलिट फिश की स्पीसीज है, दिखाई दे रहा है यहां पर कितनी सारी स्पीसीज हैं ये। इसमें से मैक्सिमम स्पीसीज जो है क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। समझ में आ गया? किसकी वजह से? उसकी वजह से, नील पर्च की वजह से। तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। याद रहेगा? चलो अब आगे आ जाओ। यू मस्ट फैमिलियर इकॉर्निया क्रेसिपिस में आपको बता चुका हूं, ये सब पढ़ा चुका हूं। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस, बस इतना ही याद रखना, अफ्रीकन कैटफिश। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना, कैटफिश। गैरी पाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिश इन अवर रिवर। समझ में आ गया? जो कैटफिश वहां से लाई गई, बाहर से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश, उसकी वजह से जो नेचुरली इंडिजिनियस कैटफिश थी वो अभी क्या है? खतरे में है। समझ में आ गया? अभी खत्म हुई नहीं है बट खतरे में है 2006 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? बस इसको अंडरलाइन कर लेना। ये पार्थिनियम, आप मुझे बताओ, वाटर हाइसिंथ, ये भी किसकी वजह से? ये भी एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जांपल है। कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिंथ, ये सब किसका एग्जांपल है? इज द एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब आ जाओ, फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज आर एज फॉलोज। ये मैंने आपको इस तरीके से यहां पर लिख के दे दिया, बन जाएगा, रीड कर लोगे। पहला एग्जांपल है नील पर्च का, दूसरा एग्जांपल है कैरेट ग्रास का, और तीसरा एग्जांपल किसका? लैंटेना का है। तीसरा एग्जांपल किसका? लैंटेना का। पहला एग्जांपल मैंने नील पर्च का बता दिया, दूसरा कैरेट ग्रास का बता दिया। क्लियर हो गया? और इसके बाद मुझे बताओ, लैंटेना इज अ स्ट्रैगलिंग सर्व ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका विच गॉट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एक्सीडेंटली। ये लैंटेना भी इंडिया में एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। ये देखो, लैंटेना ऐसा होता है, जंगल में बहुत होता है। आपने यदि देखा होगा शायद इस तरीके से, देखा है? अरे कभी यदि थोड़े से भी यदि बाहर गए होगे, इस तरीके से देखा है? ये लैंटेना है। समझ में आ गया? इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है उनको थ्रेट्स है। हो गया पूरा क्लियर? वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रेसिपिस, ये मैंने आपको बता दिया। और पांचवा क्या हो जाएगा? 5 इसके एग्जाम्पल है, इनको रीड कर लेना। अफ्रीकन कैटफिश, गैरी पाइनस, हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, जो एक्सोटिक स्पीसीज होंगी, एक्सोटिक स्पीसीज हैव द मैक्सिमम हार्मफुल इंपैक्ट ऑन आइलैंड इकोसिस्टम पर, होगा या नहीं होगा? उसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज, देयरफॉर आइलैंड हार्बर्स मच ऑफ द वर्ल्ड्स थ्रेटेन्ड बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए पूरे एक पेज में इसको ऐसे डब्बा बना के दिया है, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, सभी को याद रहेगा। जहां बिकॉज आ जाए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस का इफेक्ट कहां पर पड़ेगा? एलियन स्पीसीज कहां पर पड़ेगा? आइलैंड। हो गया पूरा क्लियर? अब लास्ट है को एक्सटिंक्शन। यदि मान लो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पर डिपेंडेंट जो है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप वाला, जैसे आप मुझे बताना, हमने देखा था युक्का और मौत का। अब यदि मान लो युक्का सारे एक्सटिंक्ट हो गए तो मौत एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फिक्स एंड वास्प, यदि वास्प एक्सटिंक्ट हो गया तो फिक्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा।
तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन। क्या बोलेंगे, को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलीज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ कोइवल पॉन्ड, मैंने आपको बता दिया प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। तो देखो अब आप मुझे बताओ जरा, कोई ना कोई ऐसा रीजन तो होगा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल होंगे किसके, एक्सटिंक्शन के। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या हो, ससेप्टेबल हो। तो सबसे पहला आप मुझे बताना, लार्ज बॉडी साइज, जैसे राइनोसोरस और लायन। आप मुझे बताओ, अब यदि आप जंगल में गए, शिकार करने के लिए गए, एक बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है और एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, तो आप मुझे बताओ जरा कौन दूर से दिखाई दे जाएगा। मान लो आप दूर से खड़े हुए बिल्कुल ऐसे निशाना लगाते हुए, ठीक है, इस तरीके से शूटर बन के, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, जिसका लार्ज बॉडी साइज होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप मुझे बताओ जरा भाई, इनको बायोमास भी ज्यादा चाहिए होता है, कम मिला तो भी ससेप्टेबल हो सकते हैं खाने के लिए। दूसरा आप मुझे बताना है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट। कैसे, अब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी बहुत कम कर रहा है, नंबर कम है और रिप्रोडक्शन भी कम कर रहा है, तो ये भी ससेप्टेबल है। जैसे जायंट पांडा। अरे वो मूवी देखी है कुंफू पांडा, नहीं देखी, देख लेना, एग्जाम के पहले ही देख लेना कुंफू पांडा, समझ में आ गया, वो मूवी जरूर देख लेना। कौन सी, कुंफू पांडा, बड़ी अच्छी मूवी है, ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मेंटेलिटी के ऊपर मूवी बनी हुई है। और आज के लेक्चर के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, उसमें आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। समझ में आ गया। और इस बात को बहुत अच्छे से समझना, लास्ट तक यदि आप फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो जरा। जैसे ब्लू व्हेल हो गया, जायंट पैंडा हो गया, अब आगे आना, हाई ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। और क्या हो जाएगा, हाई ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। अब जैसे लॉयन हो गया, तो आप मुझे बताओ ये हाई ट्रॉफिक लेवल पे है ना फूड चेन पे, तो अब आप मुझे बताओ ये पर्टिकुलर उस पर ही डिपेंडेंट है कि भाई इसको इस ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है, तो अब यदि वो खत्म होंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जैसे बाल्ड ईगल, बंगाल टाइगर, फिक्स हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट। अब एक और चीज है, आप मुझे बताओ, आपको किसी को क्या करना है, लूटना है सपोज करो, तो आप क्या करोगे, अब उसका यदि रोज सेम रूट से वो जा रहा है, बिल्कुल सेम पाथवे को फॉलो कर रहा है, तो बड़े आसानी से उस पर अटैक किया जा सकता है ना, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन वो रास्ते बदल बदल के जा रहा है, गाड़ियां बदल बदल के जा रहा है, तो मुश्किल होगी। तो इस तरीके से ससेप्टेबल हो जाएंगे। लार्ज बॉडी साइज होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव रेट कम होना चाहिए, समझ में आ गया, टॉप ट्रॉफिक लेवल पर होना चाहिए, और फिक्स हैबिटेट होना चाहिए। फिक्स क्या होना चाहिए, हैबिटेट एंड माइग्रेट की यहीं पर मिलेगा। अब आ जाओ, रेड डेटा बुक एंड IUCN। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड डेटा बुक एंड IUCN। तो आप मुझे बताना जरा, IUCN अभी हमने देखा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था ना, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, विच इज नाउ कॉल्ड एज WCU। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसको क्या बोला जाता है, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट। यहां से एक नया पार्ट स्टार्ट हो गया, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं और इस पार्ट से एक क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर हो गया। इट हैज हेडक्वार्टर स्मोक स्विट्जरलैंड। देखो कितना बढ़िया, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, आराम से बढ़िया, जिससे जो वहां के लोग हैं बढ़िया आराम से, जो सब लोगों ने हेड स्विट्जरलैंड में बना लिया कि बढ़िया इसी बहाने फैमिली के साथ में घूमना हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, इट मेंटेन्स अ रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट। देखो रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, रेड डेटा बुक का मतलब होता है एक ऐसी बुक होती है जिसमें लिस्ट होती है कि कितने ऑर्गेनिज्म खतरे में है, कितने ऑर्गेनिज्म क्या है, खतरे में है। क्लियर हो गया। कैटलॉग द थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। याद रखना इसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं। क्लियर हो गया, जिनको डर है कि आगे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज द वन विच इज लाइबल टू बिकम एक्सटिंक्ट if they are not provided with proper habitat, food or protection so that they can realize their full biotic potential। यदि उनको आप मुझे बताना उनको प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो अब वो नहीं बचेंगे। अभी आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इसकी लिस्ट देखेंगे। पूरा क्लियर हुआ। अब आगे आ जाओ। रेड लिस्ट हैज 8 कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज। क्लियर हो गया। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सब मैं भी आपको बता दूंगा। तो इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज होती है, इट हैज 8 कैटेगरीज। इट हैज हाउ मेनी कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज। सभी को समझ में आया। आगे देखो जरा। सबसे पहला है एक्सटिंक्ट। अब इसको कैसे समझोगे, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है दद्दू चल बसे। समझ में आ गया, क्या हो गया, चल बसे। क्लियर हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट।
सारे जंगलों से क्या हो गए, वो चल बसे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। क्लियर हो गया। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सारे जंगलों सभी जगह से, मान लो यदि सभी जगह से, चाहे वो उसका हमने उसका आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया चाहे नेचुरल हैबिटेट बनाया, खत्म हो गया। जैसे चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, 1937 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था अबिंगडन टॉर्टोइस पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब दद्दू चल बसे अब नहीं है। दूसरी तरफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वहां से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, कुछ रिजर्व बनाए हुए, वहां पर वो बचे हुए हैं। समझ में आ गया। लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट से वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। समझ में आ गया। अब आ गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा कि दद्दू आईसीयू में, डॉक्टर ने बोल दिया है अब भाई सबको बुला लो, पोते वोते नाती पोते सबको बुला लो, एक बार दद्दू से मिल ले। समझ में आ गया। दद्दू कभी भी टाइम बोल सकते हैं। समझ में आ गया। कभी भी किसी भी, उसमें मूवीज में दिखाते हैं ना, अब किसी भी वक्त ये इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं, जिसको मिलना है जिसको देखना है आ जाओ। तो आप मुझे बताओ उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या बोलेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इमीडिएट फ्यूचर। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इमीडिएट फ्यूचर। याद रखना इसमें कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट फ्यूचर। बस कुछ दिन में ही ये चल बच सकते हैं। समझ में आ गया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आईसीयू में है दद्दू, आईसीयू में कभी भी टाइम बोल सकते हैं, वेंटिलेटर पे, एक बार बस देख लो। उसके बाद इंडेंजर्ड। इंडेंजर का मतलब क्या हो जाएगा कि मरेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, हम मरेंगे लेकिन आप मुझे बताओ जरा क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम है। जैसे हम बोले मान लो किसी पर्सन को कैंसर डायग्नोस हो गया, समझ में आ गया, 3rd स्टेज में कैंसर डायग्नोस हो गया, तो हमको मालूम है वो मरेगा, लेकिन 6 महीने से लेके हो सकता है 2-3 साल तक जिंदा रह जाए। समझ में आ गया। मतलब इमीडिएटली तो नहीं जाएगा, यहां पर तो बिल्कुल इमीडिएटली जाने वाले आजकल में बस टाइम बोल सकते हैं, इमीडिएट फ्यूचर। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, नियर फ्यूचर। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, नियर फ्यूचर। तो इंडेंजर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई कैंसर हो चुका है, समझने के लिए कुछ टाइम बाद डेथ होगी, इमीडिएटली डेथ नहीं होगी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बिल्कुल इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। वुल्नरेबल। अब जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, वुल्नरेबल की बात कर रहे हैं, तो वुल्नरेबल को आप इस तरीके से समझ लो कि भाई अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। कैसा है, इनिशियल स्टेज पे, या फिर खूब स्मोकिंग कर रहा है, खूब ज्यादा चेन स्मोकिंग कर रहा है। समझ में आ गया। तो भी वो क्या हो जाएगा, वुल्नरेबल हो जाएगा। तो यहां पर हम वर्ड क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म फ्यूचर। ये 3 वर्ड ही याद रखना बस। समझ में आ गया। तो वुल्नरेबल का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, बट इसमें इसको थ्रेट है। यदि इसको कोई मेजर नहीं किया गया तो ये इसमें शिफ्ट हो सकता है। क्रिटिकली, पहले आप मुझे बताओ, एक्सटिंक्ट मतलब दद्दू चल बसे अब नहीं है, अब जाने वाले हैं। समझ में आ गया। किसी भी समय जो है उनकी सांसों की डोर जो है वो टूट सकती है। इसके बाद आप मुझे बताओ अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद में आप मुझे बताओ अभी किस पे प्रेजेंट है कि भाई इनको कैंसर डायग्नोसिस जस्ट अभी अभी हुई है। यहां पर 3rd स्टेज का कैंसर है, यहां 1st स्टेज का कैंसर है। क्लियर हो गया। मतलब अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब आ जाओ लोअर रिस्क। हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर रिस्क की बात कर रहे हैं। वुल्नरेबल हाई रिस्क में आ जाएगा। बताओ जरा वुल्नरेबल किस में आ जाएगा, हाई रिस्क भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। उससे ज्यादा रिस्क इसमें आ जाएगी, फिर वुल्नरेबल। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर रिस्क की बात कर रहे हैं। तो लोअर रिस्क फिर क्या हो जाएगा, इन सभी से कम की भाई कभी कभी जो है वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला लेता है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर रिस्क। तो सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले आप मुझे बताना जो खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। दूसरी तरफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट से खत्म हो चुके हैं। तीसरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बस आजकल में कभी भी जो है वो निपट सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 3rd स्टेज का कैंसर है, बट अभी 6 महीने से 1 साल तक हो सकता है वो बच जाए। क्लियर हो गया। नियर फ्यूचर में मरेंगे। और मिड टर्म फ्यूचर का मतलब हो जाएगा अभी अभी कैंसर डायग्नोस हुआ है। क्लियर हो गया। क्या हो जाएगा, अभी अभी कैंसर डायग्नोस हुआ है। लोअर रिस्क जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। फिर डेटा डेफिशिएंट, हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, नॉट इवेल्युएट, हमने उसको इवेल्युएट ही नहीं किया, हमने उसको इवेल्युएट नहीं किया। तो सभी को अच्छे समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ जरा, 5 कैटेगरी यहां हो गई, 3 कैटेगरी यहां हो गई, हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। याद रखना मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर क्वेश्चन आएगा। कैसे कंजर्व किया जाए। इकोसिस्टम आर अंडरगोइंग चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, क्लाइमेटिक चेंज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बताया था ना, डीएसपी। डी से क्या हो जाएगा, डोडो। बताओ जरा, खाके खत्म कर दिया। एस से क्या हो जाएगा, स्टेलर सीखाई, काउ रशिया वालों ने खत्म कर दिया। उसके बाद पैसेंजर पिजन, इसको भी खाके खत्म कर दिया। मोस्ट पीपल आर
beginning to recognize that biodiversity at all levels, genetic species and ecological is important and need to be conserved. हर लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करना, कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। हो गया पूरा क्लियर। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम क्यों कंजर्व करें। अब देखो इसके दो यूटिलिटेरियन हो जाता है, दो तरीके हो जाते हैं। एक हो जाता है नैरो यूटिलिटेरियन, भाई हम क्यों बचाएं, आखिर ऐसा क्या है इनमें कि इनको बचाना जरूरी है। तो इसका पहला रीजन हो जाएगा नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा हो जाएगा ब्रॉड यूटिलिटेरियन। समझ में आ गया। नैरो यूटिलिटेरियन जिससे डायरेक्ट हमको फायदा हो, डायरेक्ट हमको पैसा मिले, उसको हम क्या बोल देते हैं, नैरो यूटिलिटेरियन। क्या बोल देते हैं, नैरो। और जिससे बड़े एस्पेक्ट के फायदे उसको ब्रॉड। अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। देखो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट होता है आप मुझे बताओ जरा। इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचरहुड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, फायर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेनिस, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम। जैसे आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं किसकी, अब वही रेड चंदन की। याद आ रहा है ना, लाल चंदन, पुष्पा, याद आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताओ जरा। तो ये जो पुष्पा भाई है, ये जो पूरी मूवी बनी हुई है, एक्चुअली जो लाल चंदन है वो पूरी दुनिया में केवल और केवल इंडिया में मिलता है, इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलता। समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगी, कौन सी स्पीसीज हो जाएगी, एंडेमिक। केवल यहीं पर मिलती है। देखो एंडेंजर्ड अलग होती है, एंडेमिक अलग होती है। एंडेमिक जो केवल वहीं मिलती है वो एंडेमिक होती है। एंडेंजर्ड जो खतरे में, उसको हम एंडेंजर्ड बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, इसको बेचा जाता है, इसकी तस्करी की जाती है, तो इससे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। चाइना वालों को इसकी बहुत जरूरत होती है, जापान वालों में बहुत डिमांड होती है। समझ में आ गया। आपको मालूम है क्या करते हैं साउथ इंडिया वाले, मतलब वहां के जो लोग हैं वो कैसे इसकी तस्करी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि लाल चंदन की नाव बनाते हैं और उसको गोबर ओबर से पोत देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, उस नाव से तैरते तैरते, उसी नाव से तैरते तैरते चाइना जाते हैं, वहां उसको बेचते हैं, खूब पैसे मिलते हैं, वहां से लकड़ी की नाव खरीदते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो आप मुझे बताओ, इसीलिए अब मान लो वहां पर जो लोग वहां पर हैं, तो उनको लाल चंदन लगाना है। क्यों? क्योंकि यदि वो लाल चंदन नहीं लगाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बताओ जरा। तो ये कौन सा यूटिलिटेरियन हो जाएगा, दिस इज नैरो यूटिलिटेरियन। इसको हम क्या बोलेंगे, नैरो यूटिलिटेरियन। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड एज नैरो यूटिलिटेरियन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अब इसके बाद आप मुझे बताना जरा, फिर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। कहीं से मेडिसिनल, जिससे भी पैसा मिले वो क्या हो जाएगा। अब जैसे फूड, भाई डायरेक्ट जो जो चीजें हमको मिल रही है वो नैरो यूटिलिटी, छोटी छोटी जरूरत है। फूड, फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी। फिर आप मुझे बताओ फाइबर, जैसे जूट, फ्लैक्स, हेम्प। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिससे भी हमारी डेली जरूरतें पूरी हो, वो किस में आ जाएगा, नैरो यूटिलिटेरियन में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ड्रग्स, मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम मेयर 120 स्पीसीज ऑफ द प्लांट। आप देखो जरा, 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट से 25% जो है वो ड्रग्स बनता है। अबाउट 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे हल्दी यूज होती है, तुलसी यूज होती है, नीम यूज होती है, प्लांट यूज होते हैं कि नहीं होते। मेडिसिनली यूजफुल प्लांट स्पेशली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। समझ में आ गया। ये अब इसको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वहां पर और वेट कर रहे हैं। ये कुछ ड्रग्स हैं, एक बार आपको जस्ट रीड करना है। मैंने आपको बताया था बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, देखो हम क्या करें, किसी भी चीज को, किसी भी उसको हम एक्सप्लोर करें कि भाई इससे क्या क्या मिल सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोल देंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग। भाई नीम का हमने देखा यार, इसकी पत्ती काम की है क्या, इसकी रूट काम की है क्या, इसके क्या क्या काम किया, इसका फ्रूट काम का है क्या, तो किस में काम है, कौन सी मेडिसिन, कौन सी बीमारी में काम आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब जैसे मॉर्फिन, आपको मालूम है मॉर्फिन किस तरीके से मिलता है, आपने उसमें पढ़ा होगा हेल्थ एंड डिजीज में, कि उसमें आप मुझे बताना जरा, इस तरीके से होता है ना, ओपियम पॉपी, उसमें से कट लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे एक्सुडेट निकलता है। क्या निकलता है, एक्सुडेट निकलता है, और फिर वो सूख जाता है, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। मॉर्फिन इज अ वेरी पावरफुल एनाल्जेसिक, बहुत ही पावरफुल एनाल्जेसिक होता है। क्लियर हो गया। ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पैपावर सोमनिफेरम। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। देखो एनाल्जेसिया का मतलब क्या हो जाएगा, पेन किलर। क्या हो जाएगा, इसको रीड कर लेना बस, क्या हो जाएगा फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इट इज पेन किलर। फिर आप मुझे बताना क्विनीन, ये किससे मिलता है, बार्क ऑफ चिनकोना से। किससे मिलता है, बार्क ऑफ चिनकोना से। एंटी मलेरियल होता है। समझ में आ गया क्या होता है एंटी मलेरियल। अभी भी जो क्वीन, मेनली जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसमें यूज किया जाता है क्या क्या, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, इनको यूज किया जाता है। वो सभी क्या है, क्विनीन ही है। वो सभी क्या है, क्विनीन है, एंटी मलेरियल है, मतलब मलेरिया। फिर आर्टमिसियन, ये भी मलेरियल।
ये किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ये भी एंटी मलेरियल है, ये एडवांस है, ये सबसे पहला एंटी मलेरियल है, ये एडवांस एंटी मलेरियल है। समझ में आ गया? फिर टेक्सोल की बात करते हैं। तो देखो टेक्सोल जो है ये क्या होता है? ये भी बार्क से मिलता है, यू से। एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। और ये एंटी कैंसरस होता है। समझ में आ गया? ये क्या होता है? एंटी कैंसरस। आपने केमिस्ट्री में भी एक एंटी कैंसर पढ़ा होगा ना, सिस्प्लैटिनेट पढ़ा है आपने। सिस्प्लैटिनेट आपने पढ़ा होगा कि जिसमें प्लैटिनम उस पर पोजीशन पे ऐसे लगा होता है, सिस्प्लैटिनेट, वो भी एंटी कैंसर है। उसके बाद आ जाओ विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन, ये भी एंटी कैंसरस है। समझ में आ गया? फिर रेजरपाइन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसके लिए काम आता है? ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, साइजोफ्रेनिया और पेनफुल बाउल्स, भाई पेट वेट दर्द होता है उसमें काम आ जाता है। समझ में आ गया? कहां पर मिलता है बताओ जरा जल्दी से, कहां पर मिलता है? ये हिमालयन रीजन में मिलता है। तो इसको केवल एक बार रीड करना है। दिस इज कॉल्ड एज बायोप्रोस्पेक्टिंग। देखो आ गया, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। याद रखना, हमको एक्सप्लोर करना है हर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लोर करना है उसको, जेनेटिक लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हमको ढूंढना है उससे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आज आप मुझे बताओ, जैसे लाल चंदन है, तो लाल चंदन से कभी ना कभी किसी ने तो बताया होगा ना कि भाई ये चीज काम की है, हेल्थ बेनिफिट होते हैं उससे, ऑयल जो निकलता है वो काम आता है कुछ ना कुछ मेलेनिन वगैरह बनाने के लिए। चलो अब ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में यहां पर जाने की जरूरत नहीं, तो इनकी इंपॉर्टेंस लगती है, तो कभी ना कभी तो पता चला होगा ना। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। नेशन विथ रिच बायोडाइवर्सिटी आर एक्सपेक्टेड टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट। फायदा होगा, बेचेंगे तो फायदा होगा। द ब्रॉड यूटिलिटेरियन argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem service that nature provide। इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, तो इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए आप मुझे बताओ क्या क्या आ गया था? सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, समझ में आ गया? रिक्रिएशन, याद आ रहा है? हैबिटेट फॉर्मेशन, और उसके बाद में किसको करना? क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो इन सभी में क्या आ जाएगा? ब्रॉड यूटिलिटेरियन। क्या आ जाएगा? ब्रॉड यूटिलिटेरियन। समझ में आ गया? जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। यहां पर मैं बोल सकता हूं जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या बोल सकता हूं? इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। भाई पॉलिनेशन, क्या ऑक्सीजन हमको पैसे से मिल रही है या नहीं मिल रही? बताओ जरा, हमको फ्री में मिल रही है कि नहीं मिल रही? उसके बाद पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है भाई, कई सारे प्लांट है हमारे काम के नहीं, लेकिन उनकी भी तो लाइफ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी इंपॉर्टेंस होगी। समझ में आ गया? तो उनको पॉलिनेशन कराने का काम इंसेक्ट करते कि नहीं करते? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद आप आ जाओ एस्थेटिक प्लेजर। फिर एस्थेटिक प्लेजर, तो ये बड़ी बड़ी बातें क्या हो जाएंगी? ये किस में आ जाएंगी? ब्रॉड यूटिलिटेरियन में बन जाएगा। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, ये सारी आप देखो जरा, एक बार रीड करने की बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये सब आपको बन जाएगा। नैरो यूटिलिटेरियन, क्या फ्लड कंट्रोल करने से आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या ऑक्सीजन, आप मुझे बताओ जरा, पैसे? नहीं। क्या पॉलिनेशन से पैसे? नहीं। क्या सॉइल फॉर्मेशन से पैसे? नहीं। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ इथिकल। फिर जियो और जीने दो। भैया सभी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं काम के, उनको जियो और जीने दो। क्लियर हो गया? एक बार रीड करना है, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर हो गया? इथिकल वैल्यू। अब आ जाओ, हाउ डू वी कंजर्व, हम किस तरीके से कंजर्व करते हैं? आप याद करो, हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा था एक्स सिटू कंजर्वेशन। याद आ रहा है? हमने क्या पढ़ा था? हर्बेरियम पढ़ा था। हर्बेरियम के बाद में हमने बॉटनिकल गार्डन पढ़ा था। बॉटनिकल गार्डन के बाद म्यूजियम पढ़ा था। उसके बाद में हमने जू पढ़ा था। जू के बाद में हमने क्या देखा था? हमने अलग अलग ये सारी चीजें देखी थी ना, ये सभी एक्स सिटू थे। ये सभी क्या थे? दे ऑल आर एक्स सिटू कंजर्वेशन। यहां पर हम पढ़ेंगे सारे इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आप कहीं पर पाए जाते हो, उसको वहीं कंजर्व कर दिया गया, क्या बोलेंगे? इन सिटू। लेकिन मान लो उसका वो जो नेचुरल हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब जैसे मान लो शेर किसी जंगल में मिलता है और उसी जंगल में उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, इन सिटू कहलाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ उसके जंगल में आग लग गई, तो अब क्या होगा? उसको हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल इज प्रोटेक्टेड। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज इन सिटू। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? इन सिटू और ऑन सिटू। इसको हम क्या बोलेंगे? इन सिटू और ऑन सिटू। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? इन सिटू और ऑन सिटू। Conservation, however, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, organism facing a very high risk of extinction in the wild in the near future and need urgent measure to save it from extinction, ex situ, वहां पर किसको यूज किया जाता है? ex situ is a desirable approach। याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि यहां से क्वेश्चन इस साल आएगा इस पैराग्राफ से, तो इस जगह से पूछा जाएगा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस चीज को।
save it from extinction. XC2 कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। बात समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ जरा जल्दी से। क्यों भाई? इन सिटू में तो वो उसी नेचर में रह के तो वो इंडेंजर्ड हो गए ना। अब उसी नेचर में रह के जब वो इंडेंजर्ड हो गए तो कैसे वहां पर बच सकते हैं? तो उनको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्या करनी पड़ेगी? उनको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? जैसे आप इस तरीके से देखना, अब जैसे गुजरात में एशियाटिक लाइन मिलते हैं, क्या मिलते हैं? एशियाटिक लाइन मिलते हैं। तो अब क्या हुआ था? 2017-18 में गुजरात में बाढ़ आई। अब जब गुजरात में बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से वहां के जो वो थे वो सब क्या हो गए थे? वहां पर एक वायरस फैल गया था और उस वायरस की वजह से ये जो शेर थे वो एंडेंजर्ड उसमें कैटेगरी में आ गए थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इनको क्या करो, दूसरी जगह शिफ्ट करो वरना ये सारे मर जाएंगे। तो उस समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां पर भिंड मुरैना के पास में बहुत बड़ा जो है वो एरिया 7,000 एकड़ के करीब का एरिया जो है ना उनके लिए बना दिया। और उसमें किसको भेज दिया? हिरण को भेज दिया। समझ में आ गया? किसको भेज दिया? हिरण को भेज दिया, जिससे कि वहां पर वो क्या कर सके? भाई अब शेर आएंगे तो हंटिंग वंटिंग करेंगे। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे जी। अब यहां पर तो इनकी सारी प्रिपरेशन हो गई थी, इनने बहुत सारे 8-10 हजार जो है हिरण भी भेज दिए थे। अब 1.5 साल तक ये केस चलता रहा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। गुजरात ने ये बोल के मना कर दिया कि भाई सब लोग देखने, बहुत सारे दुनिया से देखने यही आते हैं क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज और कहीं नहीं मिलते एशियाटिक लाइन। ठीक है, तो अब वहां भेज दोगे तो फिर यहां कौन आएगा? हमको तो बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा और गुज्जू के जेब से यदि पैसा जाएगा तो फिर तो उसका तो दिमाग घूम जाएगा। बताओ जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे बताइए जरा, उन्होंने मना कर दिया। अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ? जो वहां पर हिरण थे, ठीक है, तो अब उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका नंबर, अब उनके प्रीडेटर्स नहीं थे। मैंने आपको बताया था ना, प्रीडेटर्स क्या करते हैं? पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। तो उनका नंबर इतना बढ़ गया, 1.5 साल में उन्हें रिप्रोडक्शन कर करके पॉपुलेशन 30,000 पहुंचा दी। फिर वहां पर हंटिंग अलाउ की गई। समझ में आ गया? क्या अलाउ की गई? हंटिंग अलाउ की गई। इतने ज्यादा बढ़ गए थे वो, उनको कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? XC2। E फॉर इंडेंजर्ड, E फॉर XC2। क्यों? वहां पर हम उनको आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट इज द बेस्ट डिजायरेबल अप्रोच बिकॉज वी कैन प्रोवाइड, यहां लिख लेना, बिकॉज वी कैन प्रोवाइड आइडियल इन्वायरमेंट। हो गया इन सिटू कंजर्वेशन। Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। समझ में आ गया? कई सारी कंट्रीज को लगता है क्यों बचाए, मरते हैं तो मरते रहने दो, 100 साल बाद तक खत्म हो जाएंगे ना, हम कौन से रहने वाले 100 साल के बाद में। Invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available। भाई जितना अवेलेबल है, आप मुझे बताओ, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, जैसे हमने एक पर्टिकुलर जीडीपी बोल दी या पर्टिकुलर एक एरिया बोल दिया कि इतना एरिया हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा है जिनको बचाना है। समझ में आ गया? आप इस तरीके से समझ लो, बेड कम है, पेशेंट ज्यादा है। जो कोविड के टाइम में सिचुएशन थी, बेड कम थे, हॉस्पिटल कम थे, पेशेंट ज्यादा थे, वही कंडीशन यहां पर भी है। समझ में आ गया? ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। क्लियर हो गया? दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। समझना जरा, अब क्या होता है, इनने कुछ ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करे। सब हम क्या पढ़ रहे हैं? सब हम पढ़ रहे हैं इन सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है? दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझना, जहां पर नेटवर्क आता है उसको हम हॉटस्पॉट बोल देते, भाई अपना हॉटस्पॉट दे दे, नेटवर्क आ जाएगा। और आप देखो जरा, अब तो चलो नेट इतना सस्ता हो गया, वरना 2017-18 के पहले, 17 के पहले जब जियो नहीं आया था, तो आप मुझे बताओ, जहां पर भी नेटवर्क आता था वहां लोग ऐसे खड़े रहते थे। समझ में आ गया? ऐसे खड़े रहते थे, होते थे कि नहीं होते, उसी जगह पे खड़े हुए। तो जहां नेटवर्क जा रहा है वहां पर लोग ज्यादा मिल रहे हैं, उसको हॉटस्पॉट बोल देते थे। हॉटस्पॉट का मतलब जहां पर लोग ज्यादा है, मतलब जहां पर स्पीसीज ज्यादा है, उसको हम क्या बोल देंगे? हॉटस्पॉट। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है? हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है, उसको हम क्या बोल देंगे? हॉटस्पॉट। क्लियर हो गया? एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? एंडेमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? जो केवल वही है, एंडेंजर्ड नहीं, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या है? जो केवल और केवल वहीं पर है। एंडेमिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। जैसे लाल चंदन केवल वहीं मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। क्लियर हो गया? दैट इज species confined to that region, not found anywhere else. Initially 25 biodiversity hotspots were identified
पूरी दुनिया में, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट, तो टोटल कितने हो जाएंगे 34। क्लियर है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 34 कितने हैं 34 हॉटस्पॉट। दीस हॉटस्पॉट आर आल्सो रीजन ऑफ एक्सिलरेटेड हैबिटेट लॉस, यहां पर एक्सिलरेटेड हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ये भी थोड़ी बचे हुए हैं। 3 ऑफ दिस हॉटस्पॉट, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं आप मुझे बताओ जरा। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, कौन कौन सा हो जाएगा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट क्या होता है आप इस बात को समझना, जैसे आप मुझे बताओ यहां पर मैंने इस तरीके से बना दिया, ये इंडिया बना दिया। क्लियर है, तो आप मुझे बताओ जरा ये कौन सी साइड हो जाएगी, इंडिया की ईस्ट साइड है, ये कौन सी साइड है, वेस्ट साइड है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आ रही हैं यहां पर आप मुझे बताना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आप मुझे बताओ जो जो स्टेट आती जा रही हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, केरल और श्रीलंका, यहां तक ये जो जाती जा रही है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, वेस्टर्न घाट। क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट। तो यहां से यहां तक का जो रीजन है, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब यदि भूल जाओ ईस्टर्न में वेस्टर्न में, आप मुझे बताओ एक शॉप है वेस्टर्न कपड़ों की, एक शॉप है अपने ट्रेडिशन कपड़ों की, जहां कहां भीड़ ज्यादा रहती है, जहां वेस्टर्न की होती ना, होती कि नहीं होती बताओ जरा जल्दी से। तो वेस्टर्न में क्या है आप मुझे बताओ जरा, वेस्टर्न में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका। दूसरा हो जाएगा एंडो बर्मा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंडो बर्मा रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा, बर्मा को अब म्यांमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, एंडो बर्मा रीजन। क्लियर है। और तीसरा हिमालय, तीसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय। तो 3 बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट हमारी इंडिया में प्रेजेंट है। कौन कौन से आप मुझे बताओ, जिसमें से हिमालय जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड का। वेस्टर्न घाट क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। दूसरा एंडो वर्मा, अरे इंदु वर्मा नहीं है, एंडो वर्मा है, समझ में आ गया, एंडो वर्मा। और बर्मा है ये, समझ में आ गया, बर्मा पुराना नाम है, अब इसको म्यांमार बोलते हैं। तीसरा आप मुझे बताओ जरा, हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय। कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। जो 34 है ना, वो टोटल कितने लैंड एरिया को कवर करते हैं, केवल 2% से भी कम को कवर करते हैं। 34 जो हॉटस्पॉट है 2% से लेस को कवर करते हैं लैंड एरिया। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली, बट उसमें स्पीसीज का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आ जाओ वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, देखो कहां कहां से दिया हुआ है, आप देखो जरा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मैंने आपको बता दिया था ना। अब मुझे बताओ इस तरफ हम बताते जा रहे हैं, ये आ गया महाराष्ट्र, ठीक है, ये आ गया महाराष्ट्र, ये कौन आ गया आप मुझे बताओ, कर्नाटका, ये कौन आ गया, तमिलनाडु, और यहां पर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ, केरला, कौन आ जाएगा, केरला। और इसके बाद नीचे यहां पर कौन आ जाएगा, श्रीलंका, यहां पर कौन आ जाएगा, श्रीलंका। तो याद रहेगा, एक्सटेंडिंग ओवर टू श्रीलंका। सदर्न वेस्टर्न घाट आर नोन एज मालाबार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मालाबार। क्लियर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मालाबार। क्लियर है। सदर्न, सदर्न मतलब जो श्रीलंका की उस तरफ वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट सार श्रीलंका वाला जो पार्ट है सदर्न एरिया में हो गया ना, इंडिया के साउथ में हो गया, और वेस्टर्न घाट है इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, मालाबार। द अगस्त्य मलाई हिल्स, द साइलेंट वैली एंड द न्यू अम्मामलम रिवर्स आर द मेजर सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी एरिया में, बहुत अच्छे से समझना, अगस्त्य मलाई हिल्स, साइलेंट वैली एंड द न्यू अम्बावलम रिजर्व्स आर द मेजर सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है, एक्चुअली इनका सेक्रेड इंपॉर्टेंस भी है, समझ में आ गया। इसको साउथ का कैलाश बोला जाता है। यहां पर साउथ के जो है, जो पृष्ठ है, वो काफी उन्हें पुराने जो संत है उन्हें काफी तपस्या भी करी हुई है, तो वहां पर इनके क्या है, टेंपल बने हुए, तो इसकी वजह से क्या है, ये पूरा एरिया प्रोटेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है, समझ में आ गया। द अगस्त्य मलाई, साइलेंट वैली एंड द न्यू अम्बावलम रिजर्व, क्लियर हो गया इसी उसमें। अब एंडो बर्मा, इट एक्सटेंड फ्रॉम भूटान टू म्यांमार, बता दिया मैंने आपको कहां से, भूटान टू म्यांमार, भूटान टू म्यांमार। म्यांमार का मतलब क्या हो जाएगा, बर्मा, बर्मा, कवरिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्लियर है। हिमालय, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, याद रखना हिमालयन रीजन जो है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट हॉट बायोडाइवर्सिटी है, समझ में आ गया, सबसे रिचेस्ट। अब प्रोटेक्टेड एरियाज, दीज आर द एरियाज ऑफ लैंड और सी, स्पेशली याद रखना लैंड भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। प्रोटेक्टेड एरियाज में मतलब टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ऑफ द नेचर एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज।
दीज आर मैनेज थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मींस। अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या आते हैं, अच्छे से समझना। सबसे पहला हो गया सैक्रेड ग्रुव। क्या हो जाएगा? सैक्रेड ग्रुव, सैक्रेड लेक्स। एक एक मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मान लो कोई अब ऐसी जगह है, जैसे मान लो आप इस तरीके से समझना, कुछ जंगलों में जैसे मान लो आपको पता लग रहा है, जैसे वो कहानियां बनी हुई है ना कि भाई इस केव में, इस गुफा के अंदर कौन मिलता है? इस गुफा के अंदर वो मिलते हैं, हमारे अश्वत्थामा मिलते हैं। तो बताओ कोई डर के जाता है वहां पर? कोई भी नहीं जाता। समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताना सैक्रेड लेक। अब सैक्रेड लेक पूरी दुनिया में केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। कहां पर? पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर में। तो जो पुष्कर की जो लेक है वो क्या हो जाएगी? प्रोटेक्टेड हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो एक ही वहां पर टेंपल है। बताओ जरा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सैक्रेड ग्रुव, सैक्रेड लेक्स हो जाएंगे। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। अभी हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सभी के सभी क्या है आप मुझे बताना जरा, ये सभी क्या है? दे आर इन सिटू कंजर्वेशन। ये सभी क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन। इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? बताओ जरा जल्दी से। 14। क्लियर है। 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्लियर है। कितनी है? इतनी है। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं होगा? कवरिंग 4.7% ऑफ द लैंड सरफेस एज अगेंस्ट 10% इंटरनेशनली सजेस्टेड नॉर्म। हर कंट्रीज ने उस जो इंटरनेशनली सजेस्टेड नॉर्म है उसके हिसाब से 10% जो एरिया है, देखो जिस डेटा को मैं सर्कल ना करूं उसको याद नहीं करना। समझ में आ गया? उसको केवल आपको समझना है, केवल उसको समझना है। देखो इंटरनेशनली नॉर्म के हिसाब से हर कंट्री को अपना 10% जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड करना है वाइल्ड लाइफ के लिए। लेकिन इंडिया में कितना है आप मुझे बताओ? ओनली 4.7। इंडिया में कितना है आप मुझे बताओ? इंडियंस आधा ही लेकर आ जाए। बताओ जरा। वो तो अच्छा है 33% नहीं, इंडिया में पासिंग मार्क्स 33% है ना, मेडिकल कॉलेज में 50% होते हैं। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है बहुत अच्छे से समझना। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल पार्क। देखो जरा, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। क्लियर है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंचुरी। क्लियर है। और तीसरी तरफ आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। किसकी बात कर रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। अब आप देखना, याद रखना कितना आसान है इन तीनों में डिफरेंस करना, कितना आसान है। एन फॉर नेशनल पार्क, एन फॉर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। समझ में आ गया? नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर अलाउड नहीं होती। मतलब उस एरिया को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। ना वहां माइनिंग कर सकते, ना वहां कुछ काट सकते, लीगली वहां कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। तो नेशनल जो आप मुझे बताओ जरा, नेशनल पार्क्स होते हैं वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। फिर हम बात कर रहे हैं सेंचुरी की। तो सेंचुरी देखो कितना सिंपल है। स्मॉल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। स्मॉल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। क्लियर हो गया। और तीसरा हो जाता है, अब समझ तो गए होगे, ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। सभी को समझ में आ गया क्या हो जाएगा? ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। क्लियर हो गया। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नेशनल पार्क। सेंचुरी आप मुझे बताओ जरा, थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। क्लियर हो गया। और बायोस्फीयर रिजर्व ब्रॉड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। छोटे छोटे पॉइंट से अभी हम देखेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। पहले तीनों में डिफरेंस देख लो। समझ में आ गया? देखो नेशनल पार्क, दीज आर द एरियाज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व फॉर द बेटरमेंट वाइल्ड लाइफ। और ये दोनों के लिए होता है, याद रखना। ये किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है। फ्लोरा एंड फोना बोथ। क्लियर हो गया। ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्री, हैबिटेट मैनिपुलेशन एंड कल्टीवेशन आर नॉट अलाउड। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। द अर्लीस्ट नेशनल पार्क इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें सेकेंडरी सक्सेशन भी हुआ, आग लग गई थी। एंड द रॉयल नियर सिडली ऑस्ट्रेलिया वर सिलेक्टेड फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क है।
समझ में आ गया? कौन सा नेशनल पार्क है? फर्स्ट नेशनल पार्क है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? सेंचुरी की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंचुरी की। दीज आर द ट्रेसेस ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स, केवल यहां पर कौन होते हैं? एनिमल्स। समझ में आ गया? आप प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्ब कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, टिलिंग ऑफ लैंड, प्राइवेट ओनरशिप एटसेट्रा अलाउड। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी सी अलाउड होती है। देखो जरा भाई, वहां से लकड़ी काट सकते हैं जितनी थोड़ी थोड़ी करके, टिलिंग ऑफ लैंड, वहां से कुछ खुदाई भी कर सकते हैं, ओनरशिप वगैरह थोड़े बहुत, प्राइवेट ओनरशिप भी उसके अंदर। आपने देखा होगा रिसोर्ट बने होते हैं जंगल के बीच में, वो यही एरिया होते हैं, सेंचुरी में हो जाते हैं। समझ में आ गया? नेशनल पार्क में कभी भी नहीं होते। अब आप देखो जरा, आपको डिफरेंस मिल गया। और आप यहां पर देखना कितना इंपॉर्टेंट है, नो ह्यूमन एक्टिविटी, ये किसके लिए होता है? फ्लोरा फौना बोथ, फ्लोरा एंड फौना बोथ। किसके लिए हो जाएगा? आप मुझे बताओ। फॉर फ्लोरा फोना बोथ। किसके लिए कंजर्वेशन हो जाएगा? फ्लोरा फोना बोथ। यहां पर ओनली फॉर एनिमल, ओनली फॉर एनिमल। तो सर ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। यहां पर प्रोटेक्ट इंटायर एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ एरिया। यहां पर प्लांट और उसको बचाना है, यहां पर एरिया को बचाना है, प्रोटेक्शन ऑफ एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटायर एरिया। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दीज आर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया सेंचुरी। अब आ जाओ बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, इसके 3 जोन होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। दीज आर द स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड एंड कोस्टल एनवायरमेंट। ये एरिया को प्रोटेक्शन किया जाता है, याद रखना। ये क्या है? एरिया का प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड कोस्टल एनवायरमेंट। तो अब उससे जो भी उसके अंदर प्लांट एनिमल है वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। वेयर इन ट्राइबल पीपल आर द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इसी के ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। समझ में आ गया? नीट 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बोला ना, हर साल क्वेश्चन आते हैं। These are representative example of natural biome and contain unique biological communities. The concept of biosphere reserve was launched in 1975 as a MAB, मैन एंड यूनेस्को का एक पार्ट था जिसको हम बोल देते हैं MAB। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MAB। तो MAB किससे जुड़ा हुआ है? देखो जरा, B फॉर बायोस्फीयर। अब आप यदि कंफ्यूज हो जाओ, ना ही नेशनल पार्क का N इसमें आ रहा है, ना ही सेंचुरी का S आ रहा है, तो B फॉर बायोस्फीयर। ये किससे जुड़ा हुआ है? बायोस्फीयर से, मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्लियर हो गया? अब इसके जोन होते हैं, पहले मैं आपको जोन बता देता हूं। ये देखो जरा, पहले आप जोन देख लो। इसके क्या होते हैं? जोन होते हैं। समझ में आ गया? इसके क्या होते हैं? जोन होते हैं। तो आप देखना, इसमें मैं थोड़ा सा इस डायग्राम में इसको इस तरीके से चेंज करता हूं। ये जो लाइन होती है वो यहां तक आती है। समझ में आ गया? ये कौन सा जोन है? दिस इज द कोर जोन। ये कौन सा जोन है? दिस इज द कोर जोन। बात समझ में आ गया? ये कौन सा जोन है? दिस इज द कोर जोन। बात समझ में आई कि नहीं? ये कौन सा जोन हो जाएगा? दिस इज द कोर जोन। ये कौन सा जोन है? जल्दी से आप मुझे बताना। दिस इज द कोर जोन। क्लियर हो गया? ये कौन सा जोन है? कोर जोन। और इसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। कोर मतलब सेंटर, इसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, नो एक्टिविटी अलाउड। समझ में आ गया? इस जोन में, कोर जोन में कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। समझ में आ गया? इस कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। अब आप देखना जरा, ये दूसरा जोन है बफर जोन, ये इसके बाद वाला जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? दिस इज बफर जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? आप मुझे बताना जरा। बफर जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना जरा, कौन सा जोन हो जाएगा? दिस इज बफर जोन। ये कौन सा जोन हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना। दिस इज द बफर जोन। और लास्ट में आप मुझे बताओ जरा, कौन सा जोन हो जाएगा? ट्रांजिशन जोन। कौन सा जोन हो जाएगा? ट्रांजिशन जोन। क्लियर हो गया? अब देखो इनमें क्या क्या होता है। क्लियर हो गया? इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी और क्या क्या चीजें होती हैं। कोर जोन में कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, कोई अलाउ नहीं होती। समझ में आ गया? अब आ गया बफर जोन। बफर जोन में साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। बफर जोन में आप मुझे बताओ क्या होते हैं? साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च सेंटर होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। क्लियर हो गया? और ट्रांजिशन जोन, इस ट्रांजिशन जोन में देखो आपको ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये अकेला ऐसा है जिसमें ह्यूमन इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसमें ह्यूमन क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है। ये देखो यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हो जाता है।
क्या हो जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट। और जनरली ह्यूमन सेटलमेंट किसका होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज का। ह्यूमन सेटलमेंट किसका होता है, ट्राइबल कम्युनिटी का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ट्राइबल कम्युनिटी इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज। समझ में आ गया क्या हो जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटीज। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कितना आसान है, टी फॉर ट्रांजिशन, टी फॉर ट्राइबल। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटी होती है। फिर से आप देखना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सेंटर, कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं, इसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं। इसके बाहर वाले में केवल साइंटिफिक और एजुकेशनल एक्टिविटी। समझ में आ गया। उसके बाद वाले में आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, मैन एक्टिविटी। तो इसको हम बोल देते हैं MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। क्या बोल देंगे इसको, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व इन द इंडिया। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रखना, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर। क्लियर हो गया। रिजर्व इन द इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ कोर बफर एंड द ट्रांजिशन जोन, द नेचुरल और कोर जोन। देखो नेचुरल और कोर जोन याद रखना, नेचुरल और कोर जोन कंप्राइजेस अनडिस्टर्ब एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। ये पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। समझ में आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ, लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। वहां कोई किसी का भी जाना अलाउ नहीं होता अदर पर्सन का, फॉरेस्ट वालों के अलावा। द बफर जोन सराउंड द कोर एरिया इज मैनेज टू एकोमोडेट अ ग्रेटर रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। बता दिया मैंने आपको। द ट्रांजिशन जोन, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द जोन, सबसे लास्ट का सबसे टर्मिनल जोन कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिशन। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन रिजर्व मैनेजमेंट एंड द लोकल पीपल विद इन द एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशन, अदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो ट्रांजिशन जोन में होती है। ट्राइबल कम्युनिटी कहां होती है, ट्रांजिशन जोन में होती है। तो याद रहेगा। आप मुझे बताओ बफर में क्या होता है, बफर में आप मुझे बताओ जरा क्या होता है, रिसर्च होता है। क्लियर हो गया। कोर जोन, जब से सेंटर वाला कोर जोन, सेंटर वाला कोर जोन, सेंटर वाला कोर जोन, कोई एक्टिविटी नहीं। बफर में एजुकेशनल एक्टिविटी, और लास्ट में एजुकेशनल एक्टिविटी मतलब रिसर्च चल रहा है, जानने के बारे में चल रहा है, बायो प्रोस्पेक्टिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब आ गया जाओ, ये मैंने आपको बता दिया। द मेन फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कंजर्व करना, फिर उसको डेवलप करना, और उससे जान के जो भी भाई कैसे किसी स्पीसीज को बचाया जा सकता है उससे और एरिया को डेवलप करना। साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन हो जाएगा, बन जाएगा। अब आ जाओ, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर हो गया। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैंने आपको बता दिया। एक एक बार इनको बस देख लेना, रीड कर लेना, बस एक बार रीड कर लेना। क्लियर है। एम्स का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। क्लियर है। तो एटलीस्ट एक एक दो दो अपने अपने स्टेट के तो याद कर ही लेना। समझ में आ गया, अपने अपने स्टेट के याद कर लेना, तो कम से कम आ गया, फंस गया तो बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। अब ex-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो जरा, थ्रेटेंड एनिमल के लिए होता है, सबसे बेस्ट अप्रोच किसके लिए होता है, थ्रेटेंड एनिमल के लिए। एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड, गिवन स्पेशल केयर। स्पेशल केयर इनको दी जाती है। क्या दी जाती है, स्पेशल केयर दी जाती है। जैसे जूलॉजिकल पार्क हम पढ़ चुके हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था वो सब ex-situ थे। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, याद रखना, वाइल्ड लाइफ सफारी। क्लियर हो गया। वाइल्ड लाइफ सफारी, पार्क, रिजर्व, there are many animals that have been extinct in the wild but continue to maintain the zoological park। वहां से जा चुके हैं वाइल्ड से, बट वहां पर बचे हुए हैं। याद रखना, वाइल्ड लाइफ सफारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां नहीं पढ़ा था। In recent year, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique। याद रखना, cryopreservation technique को यूज किया जाता है। भाई उनके स्पर्म को, ओवम को सिलेक्ट, स्टोर करके रख लिया, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें रखेंगे आप मुझे बताओ जरा, इन लिक्विड नाइट्रोजन। इन लिक्विड नाइट्रोजन कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। एक्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, फिर आपको आप मालूम है किस तरीके से एआरटी में जो टेक्निक्स यूज करते हैं उनको फिर वहां पर कर लेंगे। सीड बैंक्स वगैरह। अब आप मुझे बताओ, जो सीड बैंक वगैरह है सभी क्या आएंगे, ex-situ आएंगे ना, सीड बैंक सब ex-situ कंजर्वेशन आएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations। The historic convention on biological diversity, अर्थ समिट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था 1992 में। कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर, उसी में डिसाइड किया गया था कि एटलीस्ट 10% जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट।
तो ये जगह, ये पूरा अर्थ समिट का ये ईयर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आ जाओ। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। कहां पर हुआ था? 2002 में हुआ था। कहां पर हुआ था आप मुझे बताओ? साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current state of biodiversity loss, global, regional and local level। क्लियर हो गया? तो ये दोनों को रीड कर लेना, ये दोनों स्टेटमेंट। 1992 में अर्थ समिट कहां पर हुआ था आप मुझे बताओ जरा फटाफट? रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद आप मुझे बताना जरा उसी का फॉलोअप कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। तो आप देखो पहला कब हुआ था? 1992 में। कहां पर हुआ था आप मुझे बताना रहा? रियो डी जेनेरियो में हो गया था। दूसरा मुझे बताओ 2002 में, उसके जस्ट 10 साल बाद कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहां पर हुआ था आप मुझे बताओ जरा? जोहान्सबर्ग में। क्लियर हो गया? कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर था वो इंटायर चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आ गया? इंटायर चैप्टर जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। कितनी सिंपल सी चीज है, इसको पार्ट्स में पढ़ना। समझ में आ गया? और यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको इसके साथ में वो जो ग्रुप है उस चैनल की लिंक मैं आपको इसमें अटैच करके भेज दूंगा। और तीसरी चीज कि हो सकता है आपका कुछ दिन जो है वो लेक्चर ना आए, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल लेक्चर आ जाए, लेकिन क्या है थोड़ा सा पैर में दिक्कत अभी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि चोट लगी थी और मैं कंटिन्यूअसली लेक्चर लेता रहता था। 2.5 घंटे आपकी क्लास, उसके बाद में 2.5 घंटे पाठशाला वालों की क्लास, फिर उसके बाद में 2 घंटे की जो क्लास होती थी वो 12th वालों की क्लास हो जाती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो अभी कल जो है वो प्लास्टर जो है बंधेगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या है, और तो अभी 3 वीक्स का कंप्लीटली वो रेस्ट बोला है। तो सर क्या इसमें रिवीजन नहीं कराओगे? मैं आपको बैठ से उससे टैप से रिवीजन कराऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको मैं मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनसे सबसे पहले बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा और क्विकली रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्रक्स आपको दे दूंगा। समझ में आ गया? एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स के क्रक्स हैं, कौन कौन से वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। तो चिंता मत करना, बढ़िया खुश होकर पढ़ाई करना। केवल एक चैप्टर, एक लेक्चर का एक चैप्टर बचा हुआ है, तो हो सकता है वो मैं आपको कल भेज दूं, कोशिश करूंगा। और यदि नहीं भेज पाया तो आपको 1 आध हफ्ते बाद आ जाएगा। समझ में आ गया? कब आ जाएगा? 1 आध हफ्ते बाद आ जाएगा। ठीक है, हफ्ते 10 दिन बाद आ जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि पैर में दिक्कत हो गई। एक्चुअली क्या हो गया, बोन के अंदर जो मैरो स्पेस होता है ना, उस स्पेस के अंदर क्या हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं खड़ा था, चोट लगी हुई थी, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो कुछ दिन थोड़ा सा उसको पैर को ऐसे, आपने मूवीज में देखा ना पैर ऊपर ऐसे लटका के रखते हैं, तो डॉक्टर ने भी बोला, ऑर्थोपेडिशियन ने बोला पैर को ऐसे लटका के रखो पूरे टाइम। समझ में आ गया? तो वैसे खड़े रहूंगा तो वो तो नीचे रहेगा, तो उसको क्या करना है, ऐसे लटका के रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी कोई आखिरी क्लास नहीं, अभी हम मिलेंगे एग्जाम के पहले तक, हम आपके लिए अवेलेबल है। समझ में आ गया? बढ़िया से पढ़ाई करो और अभी क्लास लेंगे। समझ में आ गया? क्लासेस होगी, बस कुछ दिन का बस मुझे वो दे दो, फिर हम करते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।